तो आज का ये वीडियो आपकी एस्टेट 2021 पीजीटी फिजिक्स के सॉल्यूशंस का सेकंड वीडियो रहेगा। पहले वीडियो के अंदर में मैंने आप लोगों से 91 से लेकर और 116 नंबर तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। बहुत ही डिटेल उसके अंदर में मैंने आपको कंसेप्ट के साथ में और क्या आपकी ऑफिशियल की आई हुई थी और क्या हमने सॉल्यूशन निकाले वो सारे हमने वहां पर उसको बिल्कुल बढ़िया से उसके थ्योरेटिकल प्लस में आपके न्यूमेरिकल बेसिस पर मैंने समझाया आप लोगों को। साथ ही आप लोगों के बहुत से मेरे पास में मैसेज आए हैं कि क्या कोई ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है या नहीं हमारे पास में। बिल्कुल है, हमारे पास में 2 ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है आपके पीजीटी फिजिक्स के, जो आपका फिजिक्स का पोर्शन था उसके अंदर से। एक तो आप लोग को अपने स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा, इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि क्यों गलत है। आप एनालिसिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है मेरे पास में। आपको इस क्वेश्चन को देख के मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर में ये भी बताना है कि क्या आप लोगों को ये गलत लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैं इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताऊंगा और क्यों गलत है वो भी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, और सबको इसका बोनस भी मिलेगा। क्यों मिलेगा, सारी चीजें देखेंगे हम इसके लिए। साथ ही एक ही और भी क्वेश्चन हमारे पास में है जो कि 141 है मेरी जो इस लिस्ट के अंदर में है, तो वो भी हमारे पास में ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास में ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन बनते हैं। एक ये रहा मेरे पास में, इसका भी रीजन बताऊंगा कि क्यों ये ऑब्जेक्शनेबल है। चलो, ये तो बिल्कुल श्योर है कि इसका तो आप लोग को मिलेगा मिलेगा नंबर। फिर भी मैं आप लोग को बता दूं कि भाई आप लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे साथ में केवीएस की या फिर डीएसएसबी के एग्जाम्स के लेकर या फिर अपने किसी भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग के लिए मटेरियल प्रिपेयर है। आप लोग आकर ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ हो या फिर आप किसी टेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नंबर आप लोग को नीचे ब्लू स्टिप चल रही है उसके अंदर में मिल जाएगा 9416878402। तो यहाँ से इस पे भी आप व्हाट्सअप करके अपना जो कोर्स है उसकी डिटेल जान सकते हैं। देखो, मैं पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने का क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, आप लोग जो भी पढ़ते हैं ना वो बिल्कुल थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स के साथ में पढ़ते हैं, और हम यहाँ पर जो पढ़ाते हैं ना आपको, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर में, क्योंकि हमारी जॉब प्रोफाइल इस तरह की है कि हमें इन चीज़ों के अंदर में कहीं ना कहीं रूबरू होना पड़ता है। तो आप लोगों को प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ में आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में आपका पूरा कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं हम यहाँ पर। तो बहुत आप लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा। आप किसी भी टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है, नो डाउटली। और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के ऊपर में मैंने एक कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया हुआ है, आप जाकर वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। बात करूंगा आज के क्वेश्चंस को लेकर। आज का जो हमारी अप्रोच रहेगी ना वो थोड़ी अपोजिट रहेगी, यानी कि पहले हम पढ़ रहे थे 91 से आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़े थे। आज मैं आप लोगों को उल्टा पढ़ाऊंगा, यानी कि 150 से लेकर ऊपर की तरफ में लेके आऊंगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, आप लोगों को खुद ये जब देखोगे तो स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी कि लास्ट में जो क्वेश्चंस कोई भी एग्जामिनर सेट करता है तो बहुत छोटे होते हैं, यानी कि आप विद इन 10 to 15 सेकंड्स उन सॉल्यूशन को कर पाएंगे। देखो, मैं जो भी पेपर आप लोग का एस्टेट का एनालिसिस किया, मुझे नहीं लगता कि ये पीजीटी लेवल का एग्जाम था। ये मैं अगर कहूं तो आप लोग के किसी भी 11th या 12th के बच्चे जो होते हैं ना, जो आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, जिनको हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, आईआईटी के बच्चों को हम प्रिपेयर करते हैं, उनका जो हम क्लास टेस्ट लेते हैं ना, उनके अंदर में इस लेवल के क्वेश्चंस को हम डालते हैं। क्यों मैंने ये सारी चीजें बोली, आप जब इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे मेरे साथ में तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा गया था। मैं तो ये कहता हूं कि बच्चों के लेवल के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। पता नहीं आप लोग क्यों अपने पीजीटी फिजिक्स से घबराते हो भाई, बहुत ईजी है यार पेपर, इतना डिफिकल्ट नहीं है आप लोग का। हाँ, 10-5% तो भाई क्वेश्चन इसके अंदर में डाले जाते हैं। चलो, पहली बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 149 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 149 के अंदर में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को पढ़ो। द पावर सप्लाइड टू ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg वेरीज विद टाइम। ये कह रहा है कि जो कोई भी पार्टिकल है मेरे पास में, इसको एक पावर जो है वो सप्लाई करी जा रही है, जिसका रेट इसने दिया है, टाइम के साथ में वेरी कर रही है, 3t² डिवाइडेड बाय 2 से दिया गया है। क्वेश्चन को हमेशा जब भी आप लोग अप्रोच करते हैं तो उसका एक ब्लूप्रिंट जरूर तैयार करते हुए चला करो भाई। जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ रहे हो वैसे वैसे उसकी जो भी चीजें दे रखी है उनको आप गिवन डेटा को लिखते चलो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये नहीं कि आपको बार बार, देखो ये छोटी छोटी चीजें होते हैं जो आपको अपने एग्जाम के अंदर में आपका टाइम भी सेव करती है। बाकी आप लोग भाई कोई भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों को टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके लिए स्पेशली टेट एग्जाम्स के लिए या फिर पीजीटी फिजिक्स के लिए हमने बनाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ो इस क्वेश्चन के अंदर में। इसके अंदर में बोला गया है एयर पी इज द वॉट एंड टी इन द सेकंड। जो यहाँ पर पावर जो है वो इसने दे दी है कि ये मेरे पास में पावर है और ये टी जो है सेकंड के अंदर में। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 0 इज 0, यानी कि कह रहा है कि जब मेरे पास में वेलोसिटी की बात करूं तो टाइम इज इक्वल टू 0 है, तो इसकी वैल्यू भी मेरे पास में कितनी गिवन है, 0 गिवन है। अब कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो टाइम 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी की बारे में आप लोगों से जानना है कि क्या रहेगी इसकी वेलोसिटी। देखो, बहुत सारे लोगों ने इसको देखकर छोड़ दिया होगा क्योंकि इनको समझ में नहीं आया होगा कि क्या इसके अंदर में एक्चुअली करना होगा। अगर आपको थोड़ा सा एक मैं बैक में लेके जाऊं, जब मैंने आप लोगों को कोर्स प्रोवाइड किया हुआ उसके अंदर में आपने देखा होगा कि एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को समझाया था पावर को लेकर, कि पावर और फोर्स के अंदर में एक रिलेशन होता है, पावर दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू माय वेलोसिटी। अगर आप लोग को याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ मेरे को कि इसका जो मेरे पास में ये फॉर्मूला बना है ये कहां से निकल कर आता है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इनटू माय वेलोसिटी, यानी कि 4 के साथ में हम कंपेयर करते हैं तो हम डायरेक्टली इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, जो पावर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर तो मेरे पास में गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3t² डिवाइड बाई 2 लिख दूं मैं। और फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, तो आपने एक बहुत अच्छे से समझा होगा इसके बारे में कि फोर्स को हम लिखते हैं मास इंटू में एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में सारी क्या चीजें है, वेलोसिटी की टर्म में मेरे पास में निकालना है, तो क्यों ना मैं पूरी इक्वेशन को वेलोसिटी के अंदर में ही कन्वर्ट कर लूँ। तो यहाँ पर मेरे पास में मास आ गया, और एक्सेलेरेशन को मैं लिख सकता हूँ dv/dt, ये मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरे पास में आ गया m dv/dt इंटू में v, ये मेरे पास में फॉर्मूला बन गया। अब इसको क्या करेंगे आप जो भी मेरे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे आप लोग, यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा, जो मास मेरे पास में गिवन है बॉडी का कितना गिवन है भाई, ये यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर में 2 kg गिवन है, तो ये मास यहाँ पर आ जाएगा और मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर क्या बचेगी मेरे पास में, दिस इज इक्वल टू 3t² डिवाइडेड बाई 4, ये यहाँ पर बच गया, और यहाँ पर मेरे पास में हो गया v इंटू dv/dt। अब इसको क्या करेंगे हम, थ्रू आउट इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसके सॉल्यूशंस की तरफ में हम बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपने इसको इंटीग्रेट किया तो आपको यहाँ से मिलेगा, जो मिलने वाला है 3/4 मेरे पास में बाहर आ गया, यहाँ अंदर बच जाएगा 3t³ डिवाइडेड बाई 3 आ गया। और ये कहाँ से कहाँ तक टाइम को वेरी करवाना है, 0 to 2 सेकंड मेरे पास में लेके जाना, क्योंकि उसने बोला कि 2 सेकंड के बाद में उसका क्या वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मेरे पास में ये करूंगा मैं, v² डिवाइड बाई जो मेरे पास में आ जाएगी इसकी 2 आ जाएगी, और इसकी वेलोसिटी कहाँ से 0 हम मानते हैं, जब वो इनिशियली रेस्ट पे था, फिर उसने मूव किया तो हमने मान लिया कि v वेलोसिटी तक वो मूव कर गया है। जब इसके अंदर में पूरा आप सोल्व करेंगे और इसके अंदर में वैल्यूज को आप लोग पुट करेंगे तो आपके पास में आएगा, दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास में मैं लिख सकता हूँ इसको 3/4, इसकी पूरी कैलकुलेशन आप लोग डालेंगे तो यहाँ पर मेरे पास बच गया 1/3, और t का क्यूब यहाँ पर यानी कि 2 का क्यूब आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8, और यहाँ पर आ गया हाफ v², ये मेरे पास में आ गया। जब उस पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो v² आएगा आपके पास में 4, और जब v की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला था, आप लोगों को फॉर्मूला याद था तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर ले बजा रहे थे। फॉर्मूला कौन से याद रखना था आप लोगों को, ये फॉर्मूला याद रखना था, p = f.v। तो इसका ऑप्शन मेरे पास में कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन। अगर ये है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्या आप लोगों के लिए शॉर्टकट्स होते हैं, कैसे आप लोगों को अपने शॉर्ट अप्रोच के साथ में इन क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं इसको लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में 150, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर में आप लोगों ने बायोंट फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, तो इन्होंने आपकी बार क्या किया, फ्लूइड मैकेनिक्स से अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर में उठाए हैं। कुछ अच्छा नहीं है भाई, आपको मैं बताऊं तो सारे कॉपी पेस्ट आप लोग के पेपर के अंदर में क्वेश्चंस मिले हुए, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन है इसके अंदर में मैं ऐसे निकाल सकता हूं जो कि हमने अपने बच्चों को आईआईटी या जेईई की प्रिपरेशन करवाते हैं तो वहां पर हमने करवाए, एज इट इज कॉपी पेस्ट यहाँ पर एग्जाम्स के अंदर में हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, देखो हो सकता है थोड़ी बहुत उसके अंदर में डिजिट्स जो है वो चेंज कर दी जाती हैं, लेकिन पूरा अगर आप देखोगे तो ज्यादा इसके अंदर में वर्क किया नहीं गया, वही लेवल इन्होंने एग्जाम के अंदर में रखा है। तो हम जिस तरह से बच्चों को अप्रोच करवाते हैं, क्या उनकी शॉर्ट ट्रिक्स इसके अंदर में रखनी चाहिए, तो वैसे वो शॉर्ट ट्रिक अगर आप लोग कर लेते हैं क्यों, तो क्वेश्चन के अंदर में कोई भी आप लोगों के लिए टर्म चेंज करे या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करे तो आपका ऑप्शन जो रहेगा आप इजीली इसको क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। जो ऑप्शन होगा वो अच्छे से उसके बारे में सोच पाएंगे। हाँ, अप्रोच क्वेश्चंस की जो वैल्यूज हैं वो डेफिनेटली उसके अंदर में चेंज करी गई, लेकिन जो कंसेप्ट इनके पीछे में रखा गया है ना वो बिल्कुल वही रखा गया है। तो आईआईटी जेईई लेवल तक की क्वेश्चंस को आप लोग को सोल्व भी करना चाहिए, और वही सारी चीजें हम यहाँ पर आप लोग को प्रिपेयर भी करवाते हैं अपने पूरे कोर्स के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंसिडर एन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी वाटर। ये कह रहा है कि कोई आइसबर्ग है, यानी कि एक बर्फ का जो आप लोगों ने टाइटैनिक भी देखी होगी तो उसके अंदर में एक आइसबर्ग से जो टकराता है उस तरह का मेरे पास में आइसबर्ग है, एक बर्फ का जो चट्टान टाइप में है। तो कह रहे फ्लोटिंग इन द सी वाटर, वो सी वाटर के अंदर में तैर रहा है। What fraction of the volume of the iceberg is visible above the water? तो ये कह रहा है कि जो ये पूरा आइसबर्ग, मान लो हम ये पूरा आइसबर्ग है इतनी हाइट का, तो ये कह रहा है कि ऊपर कितना इसके अंदर में दिख रहा होगा। आगे देखो इसके अंदर में वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग इज विजिबल अबाउ द वाटर सरफेस। तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा जा रहा है ये, तो अब पूछ रहा है कि मेरे पास में डेंसिटी जो मेरे पावर की पी आइस एंड पी डब्ल्यू रेफर्स टू द डेंसिटी ऑफ द आइस एंड द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर इसने दे दिया कि जो मेरे पास में जो आइस है इसकी डेंसिटी इसने पी आइस दे दी है, पी आइस, और नीचे जो वाटर है इसकी मेरे पास में पी डब्ल्यू मेरे पास में दे दिया। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। तो आपको ये पता होगा कि जो इसका वेट है, यानी कि यहाँ आइसबर्ग का जो वेट है mg है, तो इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, यानी कि अपोजिट में एक फोर्स लगा रहा होगा जिसको हमने बायोंट फोर्स के नाम से जाना। जब वाटर मेरे पास में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो अगर इसका वेट नीचे की साइड में है तो ये भी तो एक फोर्स लगा रहा होगा जो कि ऊपर की साइड में होगी, यानी कि बायोंट फोर्स होगी। जैसे आप सुबह नहाने के लिए जाते हैं और बाल्टी के अंदर में आप अपना जो मग है उसको नीचे की तरफ डुबोने की कोशिश करो उल्टा करके, तो उसके ऊपर में फोर्स लगाएगा और मग जो है अपने आप ऊपर की तरफ में आ जाता है। तो वो एक तरह की बायोंट फोर्स होती है मेरे पास में। तो बायोंट फोर्स यहाँ पर हमने देखा कि दोनों बैलेंस कर सकती है। तो इसका हमें क्या पता लगेगा इससे, तो यहाँ से मुझे पता लगा कि जो बायोंट फोर्स है यानी कि आइस के ऊपर में लग रही है, और जो मेरे पास में वेट है यानी कि जो मेरा
आइस का वेट है वो नीचे की तरफ में लग रहा होगा, तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, तभी तो मेरे पास में क्या कर रहा होगा, फ्लोट कर रहा होगा। तो बायोंट फोर्स कौन लगा रहा होगा मेरे पास में, जो आइस, जो मेरे पास में वाटर है वो लगा रहा होगा, जो सी वाटर है वो लगा रहा होगा। तो ये इसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी है, बायोंट फोर्स को मैं लिख सकता हूँ, बायोंट फोर्स का मेरे पास में फॉर्मूला होता है रो वी जी, ये मेरे पास में इसका फॉर्मूला होता है। तो बायोंट फोर्स को मैं लिख सकता हूँ रो यानी कि वाटर का जो उसकी डेंसिटी है, वी मेरे पास में इसका वॉल्यूम यानी कि वी इन मेरे पास में हो गया, यानी कि जो उसके अंदर में मेरे पास जितना यहाँ पर पोर्शन है वॉल्यूम जिसका जो पानी के अंदर में डूबा हुआ है, वी इन हो गया। और ये मेरे पास में ग्रेविटी होगी, मास इंटू ग्रेविटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास में जो मास होगा किसका, आइस का, तो वो कितना मेरे पास में, ये बाहर वाला जो हिस्सा है इसका रो डेंसिटी है यानी कि रो आइस, और कितना हिस्सा बाहर है, मैंने मान लिया इसका वी आउट मेरे पास में बाहर है, और ये जो इसके अंदर में रहेगी ग्रेविटी, ये हमने इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास में आ गया इसका फॉर्मूला वी इन, सॉरी ये जो वी आउट नहीं, आपको पूरा मास जो आइस का है वो लेना पड़ेगा इसके अंदर में, क्योंकि पूरी आइस को हमने इसके अंदर में डुबो दिया है। तो वी मेरे पास में क्या बच गया, रो ऑफ आइस डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर इनटू में वी, यानी कि जो मेरे पास में वॉल्यूम है वो आ गया, यानी कि कितना अंदर वॉल्यूम है, तो यहाँ पर हमने निकाल दिया वी इन। लेकिन इसने क्वेश्चन में पूछा क्या था, यहाँ पर पूछा है कि कितना मेरे पास में आउट है, तो आपको ये जानकारी है कि टोटल वॉल्यूम मेरे पास में कितना होता है, वी हो गया। अच्छा, अब टोटल V है तो टोटल की V जो होगा वो या तो आउट में होगा या फिर मेरे पास में V इन में होगा, दोनों होंगे मेरे पास में, इन भी हो सकता है और आउट भी होगा। लेकिन मुझे निकालने के लिए बोला गया V आउट, तो मैं V आउट को यहां पर ले आता हूं, दैट इज इक्वल टू V आउट, दिस कैन बी रिटन एज V माइनस में V इन। भाई जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम मेरे पास में जो आइसबर्ग का रह गया वो मेरे पास में V हो गया, माइनस में मैं क्या कर सकता हूं, जो V इन मेरे पास में अभी निकल के आया था, दिस इज इक्वल टू V आइस डिवाइडेड बाय, सॉरी रो आइस डिवाइडेड बाय रो ओमेगा माइनस में V, सॉरी इनटू में V हो गया। तो V दोनों साइड में कॉमन आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ से रेशो, इसने पूछा कि रेशो पूछा है आप लोगों से, तो यू कैन राइट इट एज V आउट डिवाइडेड बाय V, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस में रो ऑफ आइस डिवाइडेड बाय रो ऑफ ओमेगा। तो ये आपके पास में आंसर होना चाहिए। अब देखो आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके अंदर में कौन सा ऑप्शन है भाई, ये दिस इज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये मेरे पास में जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसके अंदर में राइट आएगा। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए था और ये छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए था कि जो मेरे पास में आइसबर्ग है, ये पहली बार क्वेश्चन नहीं आ रहा इस तरह का, ये बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स का तो ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि कितना आइसबर्ग बाहर होगा, कितना मेरे पास में अंदर होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर पूछ। अब आपसे मान लो आउट दे रखा होता, इन जो मेरे पास में इन निकालने के लिए बोलते तो आप इजीली उसके अंदर में निकाल पाते हैं। जैसे जैसे कैलकुलेशन हमारे पास में होती, जैसे ऑब्जेक्टिव वैल्यू मेरे पास में होती, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को अप्रोच कर लेता। चलिए 2 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पर हो चुके हैं, 48 और सॉरी 50 हो गया और 49 मेरे पास में हो गया। दोनों के क्वेश्चंस आप लोग के बिल्कुल सही है, कोई इसके अंदर में ऑब्जेक्शन डालने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 के अंदर में क्या पूछ रहा है भैया, 147 में कह रहा है कि मेरे पास में एक मास है, एक ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखो जैसे जैसे मैंने कहा ना कि इसकी ब्लूप्रिंट आप बनाते चलो, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखकर कभी भी नहीं डरना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। उसका रीजन भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जो एग्जामिनर होता है उसको 2 पोर्शन के अंदर में, एक हिंदी और एक इंग्लिश के अंदर में सेव करना होता है। आप नॉर्मली जो पढ़ते हैं वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन के अंदर में पढ़ते हैं, तो छोटा क्वेश्चन दिखता है, आप इजीली उसको सोल्व कर लेते हैं। लेकिन वही स्टेटमेंट जब इस तरह के आते हैं हमारे पास में छोटे एरिया के अंदर में, तो बड़ी स्टेटमेंट आप लोग को दिखनी शुरू हो जाती है। तो इससे आधे से लोग, क्योंकि ये वो चीजें बता रहा हूँ जो लोग फेस करते हैं और मेरे पास में इस चीजों को लेकर भी आते हैं कि सर इस तरह से हमें डर लगता है। भाई डरना नहीं है, क्वेश्चन को देख के डर गए ना फिर आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। एटलीस्ट उस क्वेश्चन को पढ़ो, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते चलो, अगर फिर भी नहीं आता तो फिर छोड़ो ना उसको। इतनी जल्दी क्यों हथियार डालते हो यार, आप लोग नहीं डालना हथियार। और आप लोग यहाँ पर जुड़ेंगे तो आपको हथियार डालने भी नहीं देंगे आप, ठीक है, पूरा आखिरी जज्बे तक आपके साथ में लड़ेंगे। अब कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज एट रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर में एक 2 kg का ब्लॉक उसके अंदर रखा हुआ है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.1। अब आप लोग को पता होगा कि भाई मेरे पास में अगर यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है तो ये सरफेस जो है इनके बीच में एक फ्रिक्शन भी होगा। तो ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट इसने दे दिया मेरे पास में, यानी कि म्यू के मेरे पास में दे दी, उसकी वैल्यू 0.1 यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। द ब्लॉक एंड द सरफेस इज, ब्लॉक और सरफेस के बीच में 0.1 है। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड। ये कह रहा है कि यहाँ से हमने क्या किया, इसके ऊपर में 3 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर दी है। चलो जी, ऑन द टू द ब्लॉक द स्पीड ऑफ द ब्लॉक। अब इस ब्लॉक की स्पीड के बारे में पूछ रहे हैं यार, इससे बच्चा क्वेश्चन कहाँ से लेके आऊँ मैं उठा के, हो ही नहीं सकता इससे आसान क्वेश्चन। चलो, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर इट हैज मूव्ड ए डिस्टेंस 9 मीटर, यानी कि ये कह रहा है कि जब 9 मीटर ये मूव कर गया होगा तब इसकी स्पीड आप लोग को बतानी है। तो यार सिंपल सी चीज है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 रही होगी, जब ये 9 पर पहुंच जाएगा, 9
जो मेरे पास में मीटर पर पहुंच जाएगा तो इसके पास में कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी, यानी कि दो चीजों को इसने मिला दिया, न्यूटन लॉ को मिला दिया और मोशन को, यानी कि जो मेरे पास में वेलोसिटी है उन दोनों चीजों को यहाँ पर मिला दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम इसको देखेंगे कि पहले मैं ये निकाल लूं कि भाई चलो फ्रिक्शन लगा रहा है तो इसके ऊपर में नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। 3 न्यूटन तो हमने लगाए ना इसके ऊपर में, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स उसका अपोज भी तो कर रहा होगा, तो अपोज कर रहा है तो ये तो चेक कर लो भाई कितना फोर्स लग रहा है। तो 3 न्यूटन ये आ गया, तो इस पर लगने वाला फोर्स मेरे पास में क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों ने इसके बारे में जाना भी होगा कि जो भी फोर्स लगता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स को, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू में एन, जो उसका नॉर्मल फोर्स होता है। तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, यानी कि जो नीचे की तरफ में इसका वेट लग रहा होगा mg, इसके ऊपर में जो लग रहा है उसका अपोजिट यानी कि नॉर्मल फोर्स, वही तो बैलेंस करेगा इसको। और ये जो स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन है जिसके बाद में चलना शुरू कर देता है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद में, तो मुझे तो वहीं तक की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद तो चलना ही शुरू हो जाता है ना। दो तरह के फ्रिक्शन मेरे पास में होते हैं, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है और मेरे पास में एक जो डायनेमिक फ्रिक्शन के नाम से या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से, तो आप इसको जानेंगे, जिसके बाद में चलना शुरू कर देता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक की मेरे को वैल्यू निकालनी है। म्यू की मेरे पास में वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 0.1। नॉर्मल कितना होगा मेरे पास में mg की होगी, यानी कि 2 इसका वेट हो गया, और g कितना हो गया, g यहाँ पर इसने बोला 10 लेना आपको, तो हमने 10 इसको ले लिया। तो यहाँ से आपके पास में म्यू की वैल्यू कितनी, सॉरी फ्रिक्शन मेरे पास में लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि जो वैल्यू कितनी आई इसके पास में, इसकी आई 2 न्यूटन मेरे पास में आ गई। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भाई मेरे पास में 3 न्यूटन इस ब्लॉक के ऊपर में इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो 2 न्यूटन इसके पास में इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। यानी कि आप लोग ये देखो कि कोई चीज आप लोग को इधर 3 न्यूटन से खींच रहा है और 2 न्यूटन से यहां से खींच रहा है, तो नेट फोर्स इस पे लगेगा कितना, तो 3 माइनस में 2 यानी कि 1 न्यूटन इसके ऊपर में फोर्स लगेगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो ये ब्लॉक है भाई इसके ऊपर में नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, 1 न्यूटन लग रहा होगा। तो अब फ्रिक्शनल फोर्स वाला तो कंसेप्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मुझे क्या करना है, इसकी वेलोसिटी देनी है। तो एक्सेलेरेशन कितना पड़ेगा इस बॉडी के अंदर में, क्योंकि मुझे इक्वेशन कौन सी लगानी है, मुझे इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर इक्वल प्लस में 2as में यहाँ पर यूज कर लूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास में गिवन नहीं है, तो टाइम गिवन नहीं है तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन यूज कर लूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास में 1 न्यूटन आ गया, 1 न्यूटन इस पर फोर्स लग रहा है, मास इसका 2 हो गया। अच्छा जी, अब इसके ऊपर में एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आएगी, एक्सेलेरेशन आप लिख सकते हैं 3 नेट फोर्स डिवाइडेड बाई 2, भाई ये तो होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन को लिख सकता हूँ फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स कितना लगा 3 माइनस 2 यानी कि ये माइनस ये यानी कि 1 न्यूटन, और नीचे मेरे पास में जो मास है इसका 1 दिया गया है। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू जो रहेगी दैट विल बी इक्वल टू कितना आया 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। यूनिट्स का बड़ा खेल है भाई, बताऊंगा आप लोगों को यूनिट्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। जो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया है ना, ध्यान रखना उसका, आप ढूंढ रहे हो ना उसका आंसर, ढूंढते रहना, ठीक है। आंसर आपका सही भी आएगा, लेकिन उसके अंदर में ऑब्जेक्शन है और आपको 1 नंबर वहां पर दिलवाएंगे, पक्का दिलवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उस नंबर को, ठीक है जी। अब इस इक्वेशन के अंदर में रखते हैं। तो v वेलोसिटी मेरे को निकालनी है, यानी कि v स्क्वायर इनिशियली किस पे था, वो 0 पर था, प्लस में 2 एक्सेलेरेशन की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 1/2, s की वैल्यू कितनी मेरे पास में दे रखी है 9 मीटर पर दे रखी है। देखो सॉल्यूशन बनने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि भाई हमारी जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि टाइम मिल ही नहीं पाया। अब टाइम मिला है, अभी रात के 12 बज रहे हैं, 12 बजे मैं आप लोग का सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूं, लेकिन पूरा सॉल्यूशन आप लोग का तैयार कर दिया जाएगा, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को सोल्व करवा दूंगा। चलो अब बात करता हूं मैं आगे, इसका वैल्यू मेरे पास में कितना आ जाएगा। तो यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो v दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3, मैं यहाँ पर इसकी पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ पर लूंगा, तो v की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर कितना आएगा, ये आप देखो इसके अंदर में है कहीं आंसर आपका 3 दे रखा है भाई, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो एक चीज और इसके अंदर में देख लेता हूं मैं कि क्या पूछा गया इसके अंदर में, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इन मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। यहाँ पर इन्होंने अगर ये सिंपल ये दे रखा होता 3, तो आप इसके अंदर में भी ऑब्जेक्शन लगा सकते थे। क्यों लगा सकते थे, क्योंकि अगर ये मीटर पर सेकंड यहाँ पर मेंशन नहीं करता ना, तो भाई यूनिट क्या है, क्या निकाले हम, कोई कांस्टेंट वैल्यू थोड़ी ना होती है वेलोसिटी, उसकी भी तो कोई यूनिट होती है, तो हम इसके ऊपर में ऑब्जेक्शन लगा सकते थे। चलो जी आगे क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 148 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन से सीधा उठाया हुआ क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है यार। अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना, जो न्यूमेरिकली क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम सॉल्यूशंस को कैरी आउट करते हैं, अगर वो आप लोगों ने पढ़ी होती तो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेते। 148 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक मेरे पास में बॉल है, उसको प्रोजेक्टाइल लॉन्च विद ए स्पीड u एट एन एंगल, यानी कि कोई भी हमने एक प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल पर किया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने ये दे दी है, तो मैं ये मान लेता हूँ इसका प्रोजेक्शन जो रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा प्रोजेक्शन। अच्छा अब 2 पॉइंट मैं ऐसे कंसीडर कर लेता हूँ जहां पर मेरे पास में हाइट जो इनकी होगी मेंटेन रहेगी। अच्छा द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट, ये कह रहा है कि जैसे ही ये मेरे पास में हाफ मैक्सिमम को, यानी कि हाफ यहाँ पर हो जाएगा,
और हाफ यहाँ पर हो गया। तो ये कह रहा है कि ये इस ड्यूरेशन के अंदर में भाई हाफ कहाँ पर रहेगा। अब मान लो ये टोटल इसकी हाइट है वो h है, तो एक बार तो यहाँ पर हाफ होगा ये, और एक बार यहाँ पर हाफ होगा, दो पोजीशन पर ये हाफ रहेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। देखो यहाँ पर वेलोसिटी का अगर कंपोनेंट लेते हैं हम, तो दो कंपोनेंट मेरे पास में आ जाते हैं। एक ये कंपोनेंट हो गया इसका हॉरिजॉन्टल, और एक मेरे पास में इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, यानी कि वी वाई हो गया, और ये मेरे पास में वी एक्स हो गया, और ये थीटा एंगल पर दिया गया है, तो वी एक्स की वैल्यू मेरे पास में क्या होती है, यू कोस थीटा होती है, ठीक है। और ऊपर जो मेरे पास में जाएगा इसको हम बोलते हैं यू साइन थीटा कंपोनेंट होता है उसके पास में, ओके। अब ये नीचे की साइड में आ रहा है, तो यहाँ पर इसका ओरिजेंटल कंपोनेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसके बाद तो नीचे h/2 से नीचे आ जाएगा। तो इसने तो कहा है कि भाई तो वो h/2 के दौरान ही होना चाहिए, यानी कि जब वो क्रॉस करे, यानी कि ये ड्यूरेशन आप लोग को निकालना है, इस ड्यूरेशन के अंदर में आपको उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो ये हो गया u cos थीटा, ठीक है। और ये मेरे पास में क्या हो गया, u sin थीटा, लेकिन ये किसमें, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर में हो गई है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि केवल और केवल कौन सी वेलोसिटी मेरे पास में एग्जिस्टेंस में है, जो इसको आगे की तरफ में मूव करवा रहा है। ये तो कैंसिल आउट कर देगी इसको, u cos थीटा को माइनस u cos थीटा कैंसिल आउट कर देगी। तो आपके पास में जो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट वेलोसिटी, वो कौन सी रह रही है, u cos थीटा आपके पास में कांस्टेंट रह रही है। तो आपके पास अगर ऑप्शन के अंदर में देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, u cos थीटा इज हॉरिजॉन्टल इन द प्लेन ऑफ द मोशन। बिल्कुल, ये हमारा ऑप्शन पहला ही मिल गया। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जीरो नहीं होगा भाई इसके अंदर में, यू नहीं होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वही यहाँ पर कांस्टेंट रह रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट तो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा है, और वो अगर देखें एवरेज निकालेंगे इनका तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यू साइन थीटा नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल इसके अंदर में नहीं होगा, वो वर्टिकल कंपोनेंट तो हमारे कभी भी नहीं हो सकते। तो 148 का आंसर आपका कौन सा आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग का आंसर मिल गया होगा आई होप, और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए मैंने कहा कि लास्ट क्वेश्चंस बहुत इजी दे रखे हैं आप लोगों की, तो आप लोगों को पीछे की तरफ भी एक बार मूव कर लेना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को देखता हूं मैं, क्या दे रखा है भाई। 144 नंबर क्वेश्चन आपके पास में है। 144 के अंदर में आप लोगों से पूछा गया है, ए हैवी रोप ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग। ये कह रहा है कि आप लोगों को एक ऐसा सीलिंग के अंदर में एक रोप को डालना है। ए हैवी रोप ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी, ये हमने लटका दिया इसके अंदर में मास को, ठीक है। hangs from the ceiling if it takes 1 second for a wave pulse to travel from the bottom to the top of the rope। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर हमने एक पल्स जनरेट करी है, एक पल्स जनरेट करी, मतलब मैंने इसको हिला दिया है, तो ये यहाँ से ये पल्स जो जनरेट होकर ऊपर तक जाने के अंदर में इसको कितना टाइम ले रहा है, ये यहाँ पर ले रहा है 1 सेकंड इसके अंदर में टाइम ले रहा है। फॉर ए वेव पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द रोप, द लेंथ ऑफ द रोप, यानी कि ये पूछा है कि इसकी लेंथ कितनी है, रोप जो दे रखी है आपको, यानी कि एल लेंथ हमने कंसिडर करी है, इसकी लेंथ मेरे पास में कितनी होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसके लिए आपको थोड़ा सा इसके अंदर में टेंशन के ऊपर में जाना पड़ेगा। देखो जब किसी भी चीज को हम लटका रखे होते हैं तो यहाँ पर एक टेंशन इसके अंदर में डेवलप हो जाती है, और टेंशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम रोप या इन सब के केसेस का बात करते हैं तो मास डेंसिटी जहां पर मेरे को दे रखे होते हैं तो हम मास पर यूनिट लेंथ वहां पर कंसीडर करते हैं, जिसका फॉर्मूला टेंशन के अंदर में हम होता है मास डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी कि जो मेरे पास में म्यू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे पास में इसका कांस्टेंट के रूप में भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मास पर यूनिट लेंथ मेरे पास में है, इनटू में x यानी कि कितनी दूरी पर मेरे पास में गई है, और g ये मेरे पास में इसका फॉर्मूला होता है। तो आप m डिवाइडेड बाई l एक कांस्टेंट होता है जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, x इंटू में g हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। अब इसका वेलोसिटी निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब हम थ्योरेटिकल इसका कंसेप्ट पढ़ाते हैं आप लोगों को कोर्स के अंदर में, तो वहां पर भी मैंने बताया हुआ है कि जो वेलोसिटी होता है दैट कैन बी गिवन एज t बाई म्यू। आप t बाई म्यू और इस पूरे का रूट दिखा सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं क्या पुट डाउन कर सकता हूँ, t की जगह पे मैं पुट कर दूं म्यू इंटू में x इंटू में g। ये मैं मान रहा हूं कि ये इतनी दूरी के अंदर में x डिस्टेंस जो ट्रेवल कर गई है, ये x जो मान रहा हूं ना, ये इतनी दूरी पर डिस्टेंस ट्रेवल करके गई है, और नीचे क्या है मेरे पास में म्यू, तो ये मेरे पास में हो गया और यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। तो आपके पास में वेलोसिटी कितनी बची है, तो यहाँ से वेलोसिटी आप लोग की बची, वेलोसिटी मेरे पास में आ रही है xg, कितनी आएगी, वेलोसिटी दैट कैन बी गिवन एज x इंटू में g। ये मेरे पास में x है और यहाँ पर g है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को इसके अंदर में ध्यान रखना पड़ेगा कि एक एक्सेलेरेशन के बारे में आप लोगों ने समझा होगा, तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला जो मेरे पास में होता है, आप उसको जब डिस्टेंस गिवन हो, टाइम उसके अंदर में गिवन ना हो, थोड़ा सा इसके अंदर में लेंथी मेरा क्वेश्चन जाएगा ये, लेकिन घबराना नहीं है क्वेश्चन की लेंथ को देखकर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सेलेरेशन जो होता है, जब हमारे पास में टाइम गिवन होता है तो हम डायरेक्टली इसको लिखते थे dv बाई dt। शॉर्टकट है ये, याद रखना है, जब हम पढ़ाते हैं तो पूरे कोर्स के अंदर में अच्छे से समझाते भी हैं। लेकिन अगर खाली आप लोग के पास में डिस्टेंस है, टाइम गिवन नहीं है, तो आप इसी एक्सेलेरेशन को ले सकते हैं v इंटू में dv बाई dx। ये सिंपल इसके अंदर में कैलकुलेशन आप लोग को ध्यान में रखनी होती है। तो v इजकल टू एक्सेलेरेशन इजकल टू v डॉट dv बाई dx आप इसके अंदर में करेंगे, तो मैं इसको लिख दूं कि जो एक्सेलेरेशन होगा दैट कैन बी गिवन एज इसको dv बाई dx
और इसके अंदर में पूरा आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी मैं बता देता हूँ इस एक्सेलेरेशन की। दिस इज गिवन एज रूट एक्स इंटू में जी, आप इसको सोल्व कर लेना इसका डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू में एक्स माइनस 1/2। तो ये जब इसको पूरे को सोल्व करोगे आप लोग तो एक्स से एक्स कट जाएगा मेरे पास में, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी एक्सेलेरेशन की दैट इज इक्वल टू g/2 आपके पास में आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या मिला, यहाँ से आपका एक्सेलेरेशन मिल गया। एक्सेलेरेशन जो मेरे पास में आ गया है कितना, g/2 आपके पास में आ गया है। अगर एक्सेलेरेशन आ गया तो मैं इजीली इसकी लेंथ भी निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, क्योंकि मुझे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at², ये मेरे पास में होती है। अच्छा s मुझे निकालना है, यानी कि कितनी लेंथ, भाई वो पूरी लेंथ को तो ट्रेवल करके गया होगा, सीलिंग है मेरे पास में, जब यहाँ पर मैंने वेव दिया जब तो ट्रेवल करके ऊपर तक गया, तो लेंथ ही तो ट्रेवल करेगा उसकी। और u मेरे पास में कितना गिवन था, 0 था, यानी कि पहले इनिशियली 0 वेलोसिटी पर था वो। फिर हाफ एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में, g/2 आ गया। और इसके अंदर में टाइम आप लोग को कितना दे रखा है भैया, टाइम आप लोगों को गिवन है इसके अंदर में, एक बार देख लेते हैं। टाइम यहाँ पर बोला है कि कितना लगा इसके अंदर में, 1 सेकंड लगा है। तो 1 सेकंड लगा है तो हम इजीली इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। तो वैल्यू आपने पुट करी इसके अंदर में, टाइम की 1 आ गई, तो ये आया जी की वैल्यू आपके पास में 10 है, नीचे आ गया 4, तो आपका आंसर कितना आएगा 2.5 मीटर। तो देखो भाई लेंथ क्या आई मेरे पास में, 2.5 मीटर आई है। क्या आपके ऑप्शन के अंदर में है ये वैल्यू 2.5? बिल्कुल है भैया, आपके ऑप्शन के अंदर में ये रही मेरे पास में 2.5 वैल्यू। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे पास में, वही जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये आपको 1 नंबर दिलाएगा। क्यों दिलाएगा समझेंगे इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ 146 के अंदर में। तो 146 मेरे पास में क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल भाई वो एकदम गलत आंसर है उसका, जो भी आप लोगों का आ रहा है, मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन को, गलत है वो आपका, ठीक है। 1 नंबर आपको मिलेगा उसका फ्री का, सभी को मिलेगा, आपको क्या सभी को, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनका 1 नंबर से रुका हुआ है। कुछ लोगों ने तो कहा जी हमारे 89 नंबर बन रहे, क्या करें हम, 1 नंबर तो कहीं से दिलवा दो भाई, ये नंबर दिलवाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो 146 मेरे पास में आ गया। 146 का डायरेक्ट फॉर्मूला ये करेक्ट, फॉर ए पॉइंट चार्ज ऑफ q दैट इज मूविंग ऑन द स्पेसिफिक ट्रेजेक्टरी विद वेलोसिटी v द रिटार्डेड स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल आर रिलेटेड है। अभी ये जब मैंने वेक्टर और इसके अंदर में पढ़ाए हुए हैं तो वहां पर आप लोगों ने इसके बारे में समझा होगा। एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम उसका यूज कर लेते हैं। 46 का मेरे पास में जो यहाँ पर गिवन है a r और t, इसके अंदर में हम देते हैं इसको, तो v डिवाइडेड बाय c² v वाला ये मेरा जो फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट आप लोग को वहां पर टिक करना था। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए इसके अंदर में, 146 यानी कि 44 से 50 तक के हो गए। तो आपके 6 क्वेश्चन इसके अंदर में कवर अप हो चुके हैं। एक क्वेश्चन को अभी मैंने छोड़ा है, 145 को मैंने छोड़ा है, बताऊंगा उसको भी मैं, उसका भी आंसर बताऊंगा कैसे आप लोगों को 1 नंबर दिलवाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, सारे कवर करने हैं मेरे को। तो 142 के अंदर में कह रहा है कि पेंडुलम इज रिजिडली फिक्स्ड टू ए एक्सल हेल्ड बाय द टू स्पोज सो दैट इट कैन स्विंग ओनली इन द प्लेन परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनना इसको, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना इसके अंदर में, ये कह रहा है कि ओनली कैन स्विंग दैट इट कैन स्विंग ओनली इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सल। ये कह रहा है कि ये मेरे पास में एक्सल है, सिर्फ ये जो है इसी के अंदर में स्विंग कर सकता है, यानी कि पेंडुलम जो है वो इस प्लेन के अंदर परपेंडिकुलर एक्सल है, उसके आसपास ही क्या कर सकता है, ये अपना मूवमेंट कर सकता है। द पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ बॉडी ऑफ मास m, इसके पास में मास m लटका हुआ है। तो ये मासलेस रिजिड रोड, ये मेरे पास में रोड जो दी गई है इसकी लेंथ l दी गई है, ये मेरे पास में मास है। द स्पोर्ट्स आर माउंटेड ऑन द प्लेटफॉर्म दैट रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ये जो बाहर इसके अंदर मान लो एक टेबल इसने लगा रखी है, ये टेबल भी इसके साथ साथ में घूम रही है। तो अब क्या कह रहा है, ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, ये मेरे पास में ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है। अज्यूमिंग स्मॉल ऑसिलेशन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द पेंडुलम विल बी। देखो जब भी इस तरह का कोई केस होता है ना, जब भी आपके पास में इस तरह का कोई केस बनता है कि ऊपर एक टेबल रखी हुई है, ऊपर एक चेयर रखी हुई है, कोई भी चीज है जिसके साथ में घूम रहा है, तो उसकी जो ऑसिलेशंस होती है ना, यहाँ पर जो पेंडुलम कर रहा होता है उसके ऊपर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपका यहाँ पर जब भी देखोगे तो पेंडुलम के लिए जो हमारे पास में ऑप्शन होते हैं, जो इसकी ओमेगा या फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, तो हम डायरेक्टली उसको लगा सकते हैं, दैट इज इक्वल टू g/l। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा है वो तो इसको इफेक्ट ही नहीं करेगी, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो ओमेगा वाला तो कोई इन्फ्लुएंस होगा ही नहीं इसके अंदर में। इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हम कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हमें बताया कि भाई अगर वो यहाँ पर इसने एक वर्ड दे दिया था मेरे पास में कि कहाँ पर रोटेट कर रहा है, वो यहाँ पर रोटेट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द एक्सल मेरे पास में मूवमेंट कर रहा है, तो आपका इनसफिशिएंट डेटा आप लोग नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी इसका जो एंगुलर वेलोसिटी आप इजीली उसके अंदर में निकाल सकते हैं, दैट इज g/l और इसका रूट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। 142 हो चुका है, 143 क्वेश्चन आप लोग इसके अंदर में सोल्व कर लेते हैं। तो 143 क्वेश्चन के अंदर में आप लोग पूछा गया है इसके अंदर में 143 में
इन सम प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड ऑन इट्स एंट्रोपी। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं यार, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, ज्यादा आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। हाँ थोड़ा सा होता है कि पेपर का प्रेशर आप लोगों के ऊपर में होता है तो थोड़ा नर्वस हो जाते हो, वो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन अगर आपके पास में 60 क्वेश्चन आ रहे हैं ना दोस्त, तो आप इजीली अगर बिल्कुल अपने पीस ऑफ माइंड से काम करोगे ना तो 40 क्वेश्चन तो इजीली उसके अंदर में कर लोगे। और यही हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारा 60 का टारगेट नहीं होना चाहिए, हमारा 40 से 45 का टारगेट होना चाहिए। भाई क्वालिफाइंग ही तो है आपका, 90 मार्क्स ही तो आपको चाहिए इसके अंदर में, बाकी भी तो पोर्शन होंगे, पार्ट ए के भी तो आपके पोर्शन होंगे ना, वहां से भी तो आप कैरी करोगे। तो इतना दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है, 40 क्वेश्चन तो आप मतलब मजे से कर लोगे, इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, इसमें पूछा गया है इन सम प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द एंट्रोपी। एंट्रोपी के ऊपर में डिपेंड कर रहा है एस के ऊपर में, एज टी इज इक्वल टू ए एस एन, यानी कि टेम्परेचर जो इसने दिया है कुछ इस तरह का दे दिया, ए एस एन मेरे पास में दे दिया है, वेर ए एंड आर एन आर कॉन्स्टेंट, द कोरस्पॉन्डिंग हीट कैपेसिटी सी, यानी कि हीट कैपेसिटी सी के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ द सब्सटेंस एज ए फंक्शन ऑफ एस, इसको हीट कैपेसिटी को ये एस के रिस्पेक्ट में जानना चाहता है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या इनके बीच में रिलेशन होती है। तो हमें एक चीज पता है कि डी एस जो होता है दैट इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाई टी मेरे पास में होता है। ठीक है जी, और दूसरा हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जो मेरे पास में एंट्रोपी होती है और हीट होती है और मेरे पास में टेम्परेचर होता है, इनके बीच में रिलेशन होती है। सो यू कैन राइट इट एज डी टी डी एस इक्वल टू डी क्यू, मेरे पास में हीट के उसके साथ में अगर कंपेयर करता हूं तो यहाँ पर टेम्परेचर की मेरे पास में जो दे रखा है, इसने वैल्यू दे रखी है कि किस कैसे डिपेंड कर रही है, तो ये दे रखा है ए एस एन दे रखा है, और यहाँ पर मेरे पास में आ गया डी एस, और डी क्यू यानी कि मेरे पास में हीट की फॉर्मेशन के अंदर में जो इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं टेम्परेचर की फॉर्मेशन के अंदर में लिखूं तो डी क्यू को आप लिख सकते हैं सी डी टी, यानी कि जो हीट कैपेसिटी है और मेरे पास में टेम्परेचर, इसकी फॉर्मेशन में आप लिख सकते हो सी डी टी। अच्छा, अब ये डी टी मेरे पास में गिवन है, यानी कि जो टेम्परेचर की वैल्यू मेरे पास में गिवन थी, यानी कि जो रिलेशन इसके अंदर में गिवन है, आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो इसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करने का आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, पावर बेस एंगल, ये शॉर्ट कट ट्रिक होती है, कोई भी आपके पास में डिफरेंशिएशन आता है तो उसको आप इजीली सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एस एन, ए मेरे पास में कांस्टेंट है तो ए को मैंने बाहर लिख लिया। अच्छा, अब आगे बढ़े इसके अंदर एस के अंदर में, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पावर के ऊपर में जाएंगे, पावर को मैंने लिख लिया, एस एन है मेरे पास में, तो मैं लिख सकता हूँ एस एन माइनस वन, एन माइनस वन। अच्छा, ये हो गया मेरे पास में, कोई एंगल है इसके अंदर में, नहीं है। अब बेस की बात करता हूँ तो बेस का मेरे पास में क्या आएगा, डी एस के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो मेरे पास में आ गया डी एस, यहाँ पर आपके पास में आ गया। ठीक है जी, तो ये मेरे पास में बन गया ए एस एन डी एस बन गया मेरे पास, डी एस से डी एस कैंसिल हो गया, और यहाँ पर मेरे पास ए से ए कैंसिल हो चुका है, और क्या बचेगा मेरे पास में यहाँ पर एस एन माइनस वन से ये बच गया मेरे पास में एस एन बच गया, यहाँ पर बच गया सी, और इसको मैं लिख सकता हूँ एस एन और एस माइनस वन, तो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया मेरे पास। ठीक है, और इसके अंदर में बचा क्या भाई, ये बचेगा मेरे पास में एन भी तो होगा यहाँ पर, ये मेरे पास में एन हो गया। पूछा क्या था, हीट कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा था, तो हीट कैपेसिटी सी दैट कैन बी रिटन एज, ये आ गया आपके पास में, ये सी आ गया, नीचे इस तरफ में जाएगा एस माइनस में वन इंटू में एन, ऊपर जाएगा तो ये बन गया मेरे पास में एस डिवाइडेड बाई एन। तो आपके पास में हीट कैपेसिटी की फॉर्मेशन के अंदर में और एंट्रोपी के फॉर्म में आप लेके आओगे तो एस बाई एन मेरे पास में आ गया। तो यहाँ पर ढूंढो कौन सा ऑप्शन मेरे पास में है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 143 क्वेश्चन का आपका कौन सा रहेगा, थर्ड आंसर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, सोल्व करने का कोई फायदा नहीं इसके अंदर में, बाकी आप लोग सोल्व करना चाहें तो मैं आप लोगों को प्रोसीजर इसके अंदर बता देता हूं, क्योंकि हमारा फ्लूइड के अंदर में एक चीज होती है कि अगर कहीं पर भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मेरे पास में आप लगा पा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि एरिया इनटू में वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू एरिया इनटू में वॉल्यूम, ये आप लोग कंटिन्यूटी लगा पा रहे हैं, ये बी फॉलो होनी चाहिए, यहां से जो आंसर आएगा आपका वो। और जो बर्नौली थ्योरम के थ्रू आप लोग का आता है ना कि प्रेशर और जो उसकी रो जी एच इस तरह के फॉर्मूलाज होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, वो सारी एनर्जी का जो सम होता है, ये सारी एनर्जी मेरे पास में क्या होनी चाहिए, इनके थ्रू आंसर और इसके थ्रू आंसर आप लोगों को सेम आना चाहिए। लेकिन जब इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से अलग आ रहा है, और बर्नौली थ्योरम के थ्रू जब हम कर रहे हैं तो ये मेरे पास में क्वेश्चन जो है वो अलग आ रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन के ऊपर में भी आप अपनी एक ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है जी, बाकी आप लोगों को अगर सॉल्यूशन चाहिए तो इस क्वेश्चन का आप मेरे पास में व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आप लोग को पता है नीचे ब्लू स्टिप के अंदर में चल रहा होगा, वहां से आप लोग उसके सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं अगर आपको रिक्वायर हो तो। बाकी आप लोग इसके दोनों इक्वेशंस को एक बार लगा के देखें, तो मैं यहाँ पर इसको सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 140, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एक छोटा सा कंसेप्ट इसके अंदर में यूज किया गया। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, यानी कि कोई भी मेरे पास में एक्स वाई प्लेन है, उसके अंदर में यहाँ पर गिवन है फोर्स उसके ऊपर में लग रही है, फोर्स दैट इज इक्वल टू 2y
आई प्लस में एक्स स्क्वेयर इंटू में जे, ये आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर इसको साइड में लिख दिया भाई। एक्स स्क्वेयर उसके अंदर में वाई डायरेक्शन में लग रही है और वाई 2y उसके ऊपर में आई यानी कि एक्स डायरेक्शन के ऊपर में फोर्स लग रही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। वेयर एक्स एंड आई आर इन मीटर, एक्स और वाई जो है वो मीटर के अंदर में गिवन है। द पार्टिकल इज टू बी मूव फ्रॉम ओरिजिन टू ए पोजीशन सी, इस पार्टिकल को जो है यहाँ से इस पोजीशन पर लेके जाना है एज शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी मेरे पास में करेक्ट नहीं है इसके अंदर में। ओके अच्छा अब इसके अंदर में देखोगे तो आप लोगों को मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जब भी फोर्स के लिए आप एक कैलकुलेशन करते हैं तो जब भी कंजर्वेशन वगैरह, मैं पहले ऑप्शन को ही उठाता हूँ। अगर आपको ये देखना हो कि कंजर्वेशन है या नहीं है तो ये होना चाहिए कि अगर मैं इसका वाई डायरेक्शन के अंदर में करली जो डिफरेंशिएशन है यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ उसको एक्स डायरेक्शन के अंदर में, तो ये आपका होना चाहिए कि एक्स में जो कंपोनेंट है उसको आप वाई के रिस्पेक्ट में डिवाइड करके देख रहे हो यानी उसको डिफरेंशिएट करके देख रहे हो। अगर ये दो वैल्यूज मेरे पास में सेम आती है तो आप कहते हैं कि जो फोर्स लगी है उसके ऊपर में यानी कि जो उसके ऊपर में फोर्स इस पर्टिकुलर केस के अंदर में लगी है वो क्या है मेरे पास में कंजर्वेटिव। एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है ये, इसके थ्रू आप लोग इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका अप्रोच रहेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका क्या निकालूं, मुझे ये अप्रोच ये पता लग जाए कि वाई डायरेक्शन के अंदर में अगर एक्स के रिस्पेक्ट में मैं करता हूँ तो क्या ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आपने किया करली एफ एक्स मेरे पास में डिवाइडेड बाई करली वाई, ये वाला मैं कर रहा हूँ इसका। तो यहाँ पर मेरे पास में आया 2, भाई देखो x का कंपोनेंट कौन सा है, ये हो गया x का कंपोनेंट मेरे पास में 2y, हाँ x में जा रही है ना ये i जो दे रखा है तो इसके अंदर में 2y मेरे पास में है। तो यहाँ से बचेगा आपके पास में, जब इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये मेरे पास में y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा आपका 2 बचेगा। और जब मैं इसको करता हूँ करली एफ वाई यानी कि y का कंपोनेंट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर j है यानी कि कंपोनेंट मेरे पास में x स्क्वायर है। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वही फॉर्मूला पावर इंटू में पावर बेस एंगल वाला, तो यहाँ से आपके पास में आई इसकी वैल्यू 2x। तो आप लोग यहाँ से सिंपली देख पा रहे होंगे कि जो इसकी वैल्यू है वो तो आई आपके पास में 2 और यहाँ पर जो था इसकी वैल्यू आई आपके पास में 2x, तो दोनों ही मेरे पास में अलग अलग वैल्यूज आई है। तो आप डायरेक्टली इसके अंदर में बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव तो नहीं है। तो यहाँ पर इसके अंदर में दे रखा था इन्होंने कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट के लिए आप क्या कर सकते थे, यानी कि नॉट करेक्ट है तो पहला ऑप्शन मेरे पास में इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये इसको फॉलो करता है तो हम बोल सकते थे कि मेरे पास में कंजर्वेटिव फोर्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और भी है क्या इसके नीचे भाई कोई क्वेश्चन, नहीं है, एक ही क्वेश्चन दे रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इसके अंदर में दिया गया था ये। तो 137 क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। 137 ये रहा। तो 137 में क्या कर रहा है कि साउंड ऑफ 40 डेसिबल इज, ये 40 डेसिबल के रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहा है। तो ऑप्शन सभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 20 डेसिबल को लेकर यहाँ पर बात कर रहा है। तो हम देख लेते हैं कि 20 डेसिबल के साथ में क्या रहेगा। आप लोगों को एक पता होगा कि जब भी हम इस तरह के साउंड की बात करते हैं डेसिबल के अंदर में तो उसकी वैल्यू जो होती है बीटा दैट इज इक्वल टू 10 log, ये मेरे पास में डीबी के अंदर में आती है यानी कि डेसिबल के अंदर में आती है, log आई डिवाइडेड बाई आई नोट, जो हमारे पास में रेफरेंस होता है और जो मेरे पास में पर्टिकुलर उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर दे रखी होती है। इन दोनों का हम जब कंपेयर कर लेते हैं तो मेरे पास में इसका जो डेसिबल के अंदर में साउंड की इंटेंसिटी यहाँ पर निकल कर आ जाती है डेसिबल के अंदर में जब हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, पहला जो ऑप्शन मेरे पास में रहेगा यानी कि जो मेरे पास डेसिबल के अंदर में गिवन है 40 दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 10 log I1, मैं मान लूँ पहले वाली इंटेंसिटी, और ये मेरे पास में जो रेफरेंस हमने मान रखा है वो हो गया। दूसरी यहाँ पर क्योंकि हर जगह पे 20 की बात कर रहा है तो 20 दैट इज इक्वल टू 10 log I2 डिवाइडेड बाई I नोट, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब दोनों को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, पहली और सेकंड दूसरी इक्वेशन को, ये फर्स्ट है मेरे पास में और ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को यहाँ पर डिवाइड करो तो आपके पास में क्या बचेगा, यहाँ पर डिवाइड करने के बाद बचेगा आपके पास में 2, ये शायद नहीं दिख रहा होगा, 2 log 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास में, log बेस इसका 10 यहाँ पर रहेगा, I1 ऊपर आ जाएगा और I2 मेरे पास में नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस साइड भी हम इसको log के फॉर्मेशन में लिखना चाहें तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि log, क्योंकि बेस 10 यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो 10 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर log 10 I1 डिवाइडेड बाई I2 में लिख दूँ इसको, ये मेरे पास में हो गया। अच्छा, अब क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड में एंटी लॉग ले लो या फिर लॉग जो मेरे पास में इनको मैं कैंसिल आउट कर दूँ, तो यहाँ से एंटी लॉग ये ले लो या फिर इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो, तो ये मेरे पास में बचा 100 और ये बचा मेरे पास में I डिवाइडेड बाई I2। अच्छा, तो I1 मेरे पास में क्या आया, 100 टाइम्स ऑफ I2। अब देखो आपके पास में जो ऑप्शन है उसके अंदर में क्या गिवन था, तो ऑप्शन के अंदर में गिवन है ट्वाइस एज इंटेंस एज साउंड ऑफ 20 डेसिबल, नहीं है भाई ये तो 100 टाइम हमारे पास में आ रहा है, 4 टाइम्स नहीं है, 10 टाइम्स नहीं है, 100 टाइम बिल्कुल सही, 100 टाइम्स एज इंटेंस एज द साउंड ऑफ 20 डेसिबल।
तो बिल्कुल जो मेरे पास में 20 डेसिबल वाला जो साउंड है उसकी जो इंटेंसिटी आई है उसका 100 गुना अगर कर देता हूं तो पहला साउंड उसके बराबर में आ जाता है, उसकी इंटेंसिटी उसके बराबर में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 138 है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि क्वेश्चन 138, अच्छा, द लैग्रांजियन फॉर द सिंपल पेंडुलम इज, देखो सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो डायरेक्टली आप इसके अंदर में लिख सकते हैं जो लैग्रांजियन होता है उसके अंदर में जो हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जब इसके अंदर में हम यूज करते हैं तो ml² क्यू यानी थीटा जो मेरे पास में इसका डॉट डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो मेरे पास में होती है mgl, और क्योंकि यहाँ पर थीटा का फॉर्मेशन आ जाता है मेरे पास में, ये मेरे पास में साइन के अंदर में मैं उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन कोस के अंदर मुझे उसको लिखना पड़ता है, दैट इज 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। तो आपके इस ऑप्शन के अंदर में देखो कि लैग्रांजियन जो इसके अंदर में डायरेक्ट फॉर्मूला, इसके अंदर में जो शॉर्टकट जो आपका फॉर्मूला था वही पूछ लिया गया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हाफ ml² डॉट थीटा, ये नहीं है, यहाँ पर ये प्लस आ रहा है, वैसे भी नहीं है, ये रहा आपके पास में हाफ ml² थीटा स्क्वायर डॉट माइनस में mg डिवाइड इनटू में l 1 माइनस में कोस थीटा। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस 138 क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 139 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसके अंदर में एक रिलेशन जो है वो आप लोगों को देखनी थी कि मेरे पास पूछा गया 2 बॉक्सेस 1 and 2 कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि 2 बॉक्सेस हैं उसके अंदर में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मैं मान लेता हूं n इसके अंदर में मॉलिक्यूल है ऑफ द सेम गैस के मॉलिक्यूल है। इफ v1 and v2 आर द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, इसका वॉल्यूम मेरे पास में v1 है, इसका वॉल्यूम मेरे पास में v2 है, are the volume of boxes and lambda1 and lambda2 denotes the mean free path of the molecule। अब जो मीन फ्री पाथ है इनका lambda1 दे दिया है और इसका मेरे पास में lambda2 दे दिया। मीन फ्री पाथ का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल है वो चला यहाँ पर, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, ये आया, तो इसका क्या होगा, बहुत अलग अलग तरह के क्या कर रहा होगा, नेट अगर उसका देखेंगे तो भाई मेरे पास में जीरो आ जाएगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, तो कोई ना कोई तो मेरे को डिफाइन करनी पड़ेगी ना। तो जो मीन फ्री पाथ होता है ना उसका, यानी कि मीन फ्री पाथ को हम इसके अंदर में जब सभी का कैलकुलेशन करते हैं और वहां से जो डाटा निकल के आता है तो वो lambda1 हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं और lambda2 दूसरे के लिए यहाँ पर इसने बोला है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये भी क्वेश्चन। इसके अंदर में लैम्डा का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू में m, ये मेरे पास में n, सॉरी, और n क्या होता है, ये होते हैं भाई कितने मेरे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कितने वॉल्यूम के अंदर में, ये मेरे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और डिवाइडेड बाय v होता है। अच्छा, ये n की वैल्यू बताई मैंने आप लोगों को। अब क्या करना है, lambda1 की वैल्यू रखो, तो lambda1 की वैल्यू रखोगे तो ये मेरे पास में √2 पाई डी स्क्वायर, भाई वॉल्यूम दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास में क्या सेम है, तो आप यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम इसका क्या था, मेरे पास में v1 था पहले का, तो यहाँ पर आप लिख दोगे इसको n डिवाइडेड बाई v1। दूसरे के लिए आप करोगे lambda2 दैट इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर, और यहाँ पर n डिवाइडेड बाई v2 हो गया, ठीक है भाई। ये मेरे पास में आ गया, दोनों को आप डिवाइड करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, यानी कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो, तो आपके पास में बचेगा lambda1 डिवाइडेड बाई lambda2, क्योंकि दोनों के अंदर में मॉलिक्यूल्स मेरे पास में सेम है, n नंबर मुझे यूज करना है, तो n से n मेरे पास में कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा v2 और नीचे आ जाएगा मेरे पास में v1। लेकिन जो ऑप्शंस आप लोग के थे वो लैम्डा बाई वी के फॉर्म में थे, तो आप इसको और भी थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो यू कैन राइट इट एज लैम्डा बाई v2 इक्वल टू lambda2 बाई v1। तो देखो इस ऑप्शन को आपके आंसर के अंदर में है या नहीं कहीं पर। सो lambda1 बाई v1 ये नहीं है, lambda1 बाई v1, सॉरी यहाँ पर मेरे पास में कहीं गड़बड़ होगी क्या, यहाँ पर इसके अंदर में भाई ये ऊपर चला जाएगा ना यहाँ पर, तो आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा दोस्त। ये मेरे पास में क्या हो गया, लैम्डा v1 हो गया और यहाँ पर v2 हो गया, तो ये मेरे पास में लैम्डा बाई v1 और ये मेरे पास में lambda2 बाई v2 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन था, यहाँ से आप लोग का आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में 134 है, इसके अंदर में क्या पूछ रहा है, ए हॉट लिक्विड इज केप्ट इन ए बिग रूम, यानी कि कोई भी एक जो हॉट लिक्विड है इसके अंदर में रख दिया गया है। The logarithmic of numerical value of the temperature difference between the liquid and the room is graphed against time। तो पूछ रहा है कि जो logarithmic values आएंगे मेरे पास में, जो टेम्परेचर को लेकर यहाँ बनाएंगे, तो वो किस तरह का ग्राफ बनाएगा यहाँ पर। तो अगर मेरे पास में ये आ जाए कि mx
वाली कोई कंडीशन आ जाती है तो वो मेरे पास में होती है सिंपल लाइन की, स्ट्रेट लाइन की हम बोल देते हैं। तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर में हम करके देखते हैं, वही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो स्टीफन लॉ मेरे पास में क्या आता है कि जो मेरे पास वैल्यू यानी कि हीट की जो होती है डिसिपेशन की टाइम के साथ में, दैट इज चेंज इन हीट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, दैट इज इक्वल टू, ये हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो मेरे पास में टेम्परेचर है और जो मेरे पास में आउटसाइड का टेम्परेचर है। ठीक है भाई। तो अब इस क्यू को क्या लिख सकते हो, जो मेरे पास में स्पेसिफिक हीट है उसकी फॉर्म में लिख सकते हो एम एस डेल टी। आपको अच्छे से मैंने इसको हीट चैप्टर के अंदर में आपके साथ में कवर किया है। तो टेम्परेचर इसके अंदर में ये हो गया, तो आप एम एस को बाहर निकाल सकते हो, यानी कि मास हो गया और उसकी स्पेसिफिक हीट हो गई है। टेम्परेचर यहाँ पर मेरे पास में इसके वेरिएबल है टाइम के साथ में, तो यहाँ पर आपके पास में डी टी हो गया ये, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी माइनस टी नोट के। तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों साइड में। इंटीग्रेट करने के बाद में आपके पास में क्या बचेगा, ये यहाँ से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एम एस मेरे पास में बाहर आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, मेरे ऊपर आएगा मेरे पास में डी टी, नीचे आ गया माइनस टी नोट, और ये ग्राफ यहाँ पर चला जाएगा मेरे पास में के डी टी, क्योंकि टाइम यहाँ पर नीचे मेरे पास में कांस्टेंट बचेगा, कांस्टेंट को मैं हटा सकता हूँ, यहाँ पर के बचेगा और के अंदर आ गया, डी टी मेरे पास में हो गया टाइम के साथ में। अच्छा जी, अब इसको आप करोगे सोल्व, तो ये आप लोगों को पता है कि जब भी इस तरह का फॉर्मेशन होता है मेरे पास में, यानी कि 1/t गिवन और ऊपर डी टी हो, तो उसका लॉग ले लिया जाता है, यानी कि लॉग नेचुरल ले लिया जाता है। तो यहाँ पर एम एन लॉग नेचुरल ले लूँ मैं इसका टी माइनस टी नोट का, और ये किसके इक्वल होगा भाई मेरे पास में, के टी के इक्वल होगा, यानी कि टाइम के इक्वल हो गया। अच्छा, अब मेरे से पूछा क्या था, लॉगरिथमिक पूछा था, या टी माइनस टी नोट, तो आप इसको लिख सकते हो के टी डिवाइडेड बाई, के टी डिवाइडेड बाई मेरे पास में आ गया, एक मिनट भाई, थोड़ा सा इसके अंदर में यहाँ भी एक कॉन्स्टेंट आएगा सी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो माइनस सी, और नीचे इनके क्या चला जाएगा, यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा 1 एम एस। तो यहाँ पर सिंपल लाइन की मेरे पास में इक्वेशन बन रही है, यानी कि जो स्लोप है उसका सिंपल स्लोप बन रहा है, यानी कि कांस्टेंट स्लोप बन रहा है उसके पास में, क्योंकि मास भी उसका कांस्टेंट है और स्पेसिफिक हीट भी मेरे पास में कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ बनेगा वो किस तरह का ग्राफ बनेगा भाई, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ग्राफ बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। 135 में क्या बोल रहा है, ये दो वेक्टर है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 135 क्वेश्चन के अंदर में बोल रहा है कि वेक्टर हैज ए लेंथ 5 मीटर एंड एन एंगल 30 डिग्री। तो ये कह रहा है कि कोई वेक्टर है भाई, ये एक एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास में वाई एक्सिस है। कोई वेक्टर है जो कि मेरे पास में ए वेक्टर यहाँ पर मान लिया, जिसकी लेंथ है 5 मीटर, और यहाँ पर ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है भाई, अब आगे पढ़ो। विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। वेक्टर बी हैज ए लेंथ ऑफ 5 मीटर एंड एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो भाई ये मेरे पास में पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये है, इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 150 का बना रहा है, तो 90 ये हो गया, 60 और जोड़ोगे तो मेरे पास में यहाँ कहीं आ रहा होगा इसका एंगल, यानी कि 150 डिग्री। तो ये टोटल एंगल मेरे पास में कितना हो गया, जो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास में 150 डिग्री हो गया, ये मेरे पास में बी हो गया। ठीक है भाई, ये मेरे पास वेक्टर ये हो चुका है। अब आगे पढ़ो। Vector B has length 5 meter and angle of 150 with respect to the positive x-axis. What is the angle with respect to the positive x-axis of vector C that is equal to a minus b? देखो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट इसके अंदर में, अगर आप लोगों ने वेक्टर के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज करी होगी, थोड़ा सा भी समझा होगा, तो अगर वेक्टर B मेरा इस डायरेक्शन में है तो मैं इसका नेगेटिव लेना चाहूँ तो क्या करूँगा, मैं इसको पीछे की साइड में ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, ये मेरे पास में इसका नेगेटिव आ गया। तो बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर में यूज करना था, क्योंकि यहाँ पर यूज करना है मेरे को सी निकालना है भाई, जो कि होगा ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। मैं लिख सकता हूँ इसको, जो यहाँ पर वैल्यू मेरे पास में की हो ना, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। तो ये मैंने इसको उल्टा कर दिया। अब यहाँ पर अगर ये आ गया तो इसका एंगल कितना बन रहा होगा भाई, अगर दोनों वेक्टर के बीच का डिफरेंस यहाँ पर निकालूं तो 30 डिग्री मेरे पास में ये था, तो ये टोटल बन गया मेरे पास में कितना, 90 डिग्री ये बन चुका है, ये 90 डिग्री, तो ये कितना बचा, ये मेरे पास में 60 डिग्री बन गया भाई। अब 60 डिग्री बना है तो 30 डिग्री मेरा ये रह गया, तो ये भी कितना बना, ये भी मेरे पास में 30 डिग्री बन गया। अगर ये 30 डिग्री बना है और दोनों के ही एम्पलीट्यूड मेरे पास में कितने दे रखे हैं वेक्टर के, ये भी 5 दे रखा है और ये भी 5 दे रखा है, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा ना, वो रिजल्टेंट कौन सा है भाई, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपका इसका रिजल्टेंट है, यानी कि सी वेक्टर है, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मेरे पास में रिजल्टेंट आ रहा है। तो आप बताओ कि ये रिजल्टेंट वेक्टर एक्स के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 0 बना रहा है भाई, उसी की डायरेक्शन में तो है ये। तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस बच्चा क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास में 133, ये मेरे पास में आ गया 133 आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोगों से, फिगर शोन इन द वर्टिकल सिलेंडर के वेसल सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स बाय ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन
यानी कि एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इसके थ्रू इन दो पार्ट्स को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है टू मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, यानी कि लेंथ के अलोंग मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन ये मूव कर सकते हैं सिलेंडर की। इन इक्विलिब्रियम द लेंथ ऑफ द अपर एंड द लोअर पार्ट्स आर L1 एंड L2। अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया, बस इस पॉइंट को ही पकड़ना था आपको, जो यहाँ पर बोला है ना, इसने इक्विलिब्रियम में आ गया। तो ये पॉइंट अगर आप लोग पकड़ लेते तो आपका आराम से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता। अपर एंड लोअर पार्ट्स, तो ये कह रहा है कि जब ये इक्विलिब्रियम पे है तो ये L1 डिस्टेंस कवर कर रखा है और इसने L2 डिस्टेंस इसने कवर कर रखी है। अच्छा, L1 जो है ग्रेटर देन L2 से, वो तो दिख भी रही है इसके अंदर में। ईच ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द वेसल कंटेन 1 मोल, यानी कि इसके अंदर में 1 मोल है गैस का और इसके अंदर में 1 मोल है ऑफ एन आइडियल गैस एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर भी दोनों का क्या है, सेम है, मेंटेन किया हुआ है। द मास ऑफ द पिस्टन इज, अब इसने मास ऑफ द पिस्टन पूछा है, यानी कि जो पिस्टन यहाँ पर रखा हुआ है इसका मास आप लोगों से पूछा है। अच्छा, अब आप लोग समझो इसको कि इसके अंदर में जो गैस भरी होगी वो क्या कर रही होगी, वो नीचे की तरफ में इस पिस्टन को दबाने की कोशिश कर रही होगी। अब गैस भी दबा रही है और साथ में इस पिस्टन का मास है वो भी इसके नीचे की तरफ में फोर्स लगा रहा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये मेरे पास में अगर एक पिस्टन है, यहाँ पर पिस्टन रखा हुआ है, तो इसके ऊपर में लगने वाली फोर्स यानी कि उसका मास इंटू ग्रेविटी, और साथ ही साथ जो गैस इसके ऊपर में लगा रही होगी, जो फोर्स लगा रही होगी, वो F मेरे पास में हो गया। ठीक है भाई। अब दूसरा क्या करेगा, जब इक्विलिब्रियम में लेके आना है तो नीचे वाली गैस जो है, यानी कि नीचे वाले इसके अंदर में पोर्शन में, वो भी तो इस पिस्टन के ऊपर में फोर्स लगाएगी। और वो कितनी फोर्स लगाएगी, वो हमें पता है कि P2 अगर मैं इसका प्रेशर मानूं, और कितने एरिया के ऊपर में लगाएगी, P2 A पर लगाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स लगेगा जो, वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होगा तभी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली फोर्स को देखते हैं कितनी है, तो प्रेशर ऊपर वाले का मान लेता हूं, मेरे पास में नीचे की साइड में लग रहा है प्रेशर 1 लग रहा है, और कितने एरिया के ऊपर में लग रहा है, A एरिया के ऊपर में लग रहा है। तो P1 इंटू में A मैंने कर दिया, प्लस में और कौन लगा रहा है इसके ऊपर में, पिस्टन का जो मास है वो भी नीचे की तरफ में वेट लगा रहा होगा, और नीचे से जो लग रही होगी दैट इज इक्वल टू P2A मेरे पास में लग रही है। ओके, अब ये तो मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन आ गया। दूसरा मुझे एक चीज और पता है कि जो हमारे पास में गैस इक्वेशन होती है दैट इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT, उसका भी मैं तो यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। अब वो क्या यूज करूंगा इसका, तो पहले केस के अंदर मैं बात करूं तो जो गैस है वो प्रेशर लगा रही होगी, जिसका प्रेशर है मेरे पास में P1, कितने एरिया पे लगा रही होगी, ए एरिया पे लगा रही होगी, और कितनी लेंथ, ये लेंथ कितनी लगाई है मेरे पास में, L1। ये तो होता है मेरे पास में प्रेशर के अगर कंसिडर करूं तो यहाँ पर जो वॉल्यूम जो होगा, एरिया इंटू में लेंथ, वही तो कंसिडर किया मैंने, कितना एरिया था और कितनी लेंथ थी, वही मेरे पास 3 डायमेंशन हो गए। एन मेरे पास में मोल दे रखा है 1 है, आर की वैल्यू मेरे पास में कांस्टेंट है वो भी गिवन है, और ये टी है इसकी भी वैल्यू मेरे पास में कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरे के लिए बात करता हूँ, P2 कितने एरिया के अंदर में, ए में लगा रहा है, कितनी लेंथ में, A2 के अंदर में, तो इसकी वैल्यूज मेरे पास में क्या आ जाएंगी, ये भी वैल्यू 1 आर और टी। ठीक है, अब दोनों का आप क्या करोगे, इनको डिवाइड करके देख लो, तो डिवाइड करोगे तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिलेगा, इसके अंदर में मेरे पास में आ गया जो P1 बाई P2, तो इसकी जगह पे मैं ये पुट कर लेता हूँ इसको, जो हमारे पास में इक्वेशन बनी है पहली इक्वेशन के अंदर में इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, आगे नहीं करते इसके अंदर में, इन्हीं की वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके रख देते हैं। पहली इक्वेशन जो बनी थी मेरे पास में, P1A की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ गया आपके पास में RT, क्योंकि लेंथ के डिफरेंस इसके अंदर में लिखना चाह रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ P1A को लिख सकता हूँ RT डिवाइड बाई L1, और यहाँ से मैं P2A को लिख सकता हूँ RT डिवाइड बाई L2, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, RT आ गया मेरे पास में, RT P1A को RT डिवाइड बाई L1 लिख दूँ, और यहाँ पर मेरे पास में mg हो गया, और इस P2A को मैं क्या लिख सकता हूँ, RT डिवाइड बाई L2, ये आ गया। अब इसको क्या करते हैं, एक तरफ में लेके जाते हैं, तो यहाँ से आपके पास में बचा, क्योंकि मुझे तो मास निकाला है ना पिस्टन का, तो ये आ गया L2 माइनस में RT डिवाइड बाई L1, RT यहाँ से कॉमन लो, G नीचे चला जाएगा, RT बाई G, तो ये आ गया मेरे पास में 1 बाई L2 माइनस में 1 बाई L1। देखो इस ऑप्शन को कहीं पर है आपके इसके अंदर में, RT बाई G यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो है नहीं आपका, तो ऑप्शन कौन सा बचा, सेकंड ऑप्शन। सो दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो आप लोगों को सिंपल एक चीज याद रखनी चाहिए कि मान लो कोई भी दो फ्रेम है मेरे पास में, दो फ्रेम है, ये S1 है और ये मेरे पास में S2 है। अगर एक मेरे पास में इनर्शियल है, यानी कि वो रुकी हुई है, उसके अंदर में कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं है, और दूसरी अगर मेरे पास में इनर्शियल है, ठीक है, दूसरी मेरे पास में नॉन इनर्शियल है, तो इसने कहा है कि मेरे पास में एक्सेलेरेट होनी चाहिए। अब एक्सेलेरेट होगी तो इनर्शियल का मतलब है कि उसके अंदर में कोई ना कोई एक्सेलेरेशन आएगा। अब कोई ना कोई एक्सेलेरेशन आएगा तो पहले ऑप्शन को देखता हूं कि F1 नॉट इक्वल टू 0, F2 नॉट इक्वल टू 0। भाई ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों ही मेरे पास में क्या हो जाए, एक्सेलेरेट कर रही हो,
मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कर रही हो, ये 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कर रही हो, तो आप लोग देखेंगे कि दोनों के अंदर में एक्सेलेरेशन, तो नेट एक्सेलेरेशन कितने का है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, यानी कि फोर्स दोनों पे लगे और वो मेरे पास में नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों पे फोर्स लग रही है, यानी कि दोनों नॉन इनर्शियल है, यानी कि दोनों क्या कर रही है, एक्सेलेरेट कर रही है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड जो था ना, यही कीवर्ड था हमारे पास में, इसी को पकड़ के हमें अपने सॉल्यूशंस की तरफ में बढ़ना था। तो ये एक्सेलेरेट कर रही है, बिल्कुल जी, इसके अंदर में एक्सेलेरेट करिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, F1 नॉट इक्वल टू 0, F2 इक्वल टू 0। हो सकता है कि मेरे पास में ये एक्सेलेरेट कर रहा हो और ये मेरे पास में रुका हुआ हो, तब भी तो एक्सेलेरेशन में रहेगा। भाई नेट एक्सेलेरेशन की बात करो, मान लो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कर रहा है और ये 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कर रहा है, तब भी तो इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलेरेट कर रहा होगा ये, कितने से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ये भी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर में इसके F1 इक्वल टू 0, F2 इक्वल टू नॉट 0, यानी कि उल्टा कर दिया कि ये मेरा एक्सेलेरेट कर रहा है और ये मेरे पास में रुका हुआ है, तब भी अगर नेट निकालोगे तो इनका एक्सेलेरेशन तो हो रहा होगा। तो अब कब नहीं हो सकता, यानी कि एक्सेलेरेट, इस पे भी कोई फोर्स नहीं लग रही और इसके ऊपर में भी फोर्स नहीं लग रही, यानी कि ये भी इनर्शियल है और ये भी मेरे पास में इनर्शियल है, तो इसके ऊपर भी फोर्स 0 है और ये भी फोर्स मेरे पास में 0 है, तब ये दोनों एक्सेलेरेट नहीं कर सकते। यहाँ पर ये कहना इसके अंदर में ऑप्शन जो मेरे पास में दिया गया है वो गलत है, यानी कि इसको पॉसिबल नहीं है। ये कैसे कह सकता हूं मैं, क्योंकि हो सकता है कि भाई फोर्स इसके ऊपर में इस डायरेक्शन में लग रहा हो और यहाँ पर फोर्स जो मेरे पास में इस डायरेक्शन में लग रहा हो। ठीक है, फोर्स तो मेरे पास में, अगर ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये 4 का है और ये मेरे पास में 4 मीटर पर सेकंड से इधर मूव कर रहा है। आप लोगों को दिख तो रहा है कि भाई दोनों हमारे पास में क्या 4 मीटर पर सेकंड से इनके ऊपर में फोर्स लग रहा है। तो फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं नेट निकाल के देखूंगा तो इनका एक्सेलेरेशन मेरे पास में कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मेरे पास में बनता है F1 इक्वल टू 0, F2 इक्वल टू 0, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, यानी कि ये मेरे पास में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 127 के अंदर में क्या पूछा गया भाई कि जो वेलोसिटी है मेरे पास में फ्रॉम द ओरिजिन, पार्टिकल स्टार्ट एट t इक्वल टू 0, यानी कि t इक्वल टू 0 पर वो चलना शुरू करता है। ये वेलोसिटी ऑफ v इक्वल टू 7i, यानी कि 7i मेरे पास में दिया गया, यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर में जा रहा है। एंड मूव इन xy प्लेन, कोई xy प्लेन है उसके अंदर मूव कर रहा है विद ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। इसके अंदर में एक्सेलेरेशन इसने प्रोवाइड कर दिया, यानी कि इनिशियली तो वो इससे शुरू किया है, फिर वो इस 2 डायमेंशन के अंदर में चला गया, जहां पर इसका एक्सेलेरेशन इसने दिया है a इक्वल टू -9i, यानी कि x डायरेक्शन में, प्लस में 3j, ये इसके अंदर में दिया गया। एट द टाइम द पार्टिकल रिसीव्स द मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट, यानी कि मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट के अंदर में पहुंच गया है, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, यानी कि मैक्सिमम पर पहुंच गया है, तो वहां पर क्या हो गया, वो रेस्ट के अंदर में हो गया, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई है। तो हमें इसी चीज को यहाँ पर यूज करना है। अब देखो इसको, अगर मैं कहूँ कि जब वो x डायरेक्शन के अंदर में x कोऑर्डिनेट में मूव करता करता अपनी मैक्सिमम पर पहुंच गया है, तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये वेलोसिटी कहाँ पर है, x डायरेक्शन के अंदर में है। ये कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ पर एक्सेलेरेशन जब कर रहा होगा x डायरेक्शन के अंदर में, तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, -9 वाला रिस्पॉन्सिबल होगा। तो फाइनल वेलोसिटी जब ये vx इक्वल टू 0 पर पहुंच जाएगा, तो आप लोग ये निकाल सकते हैं कितनी देर के अंदर में पहुंचा। जैसा आपको ध्यान हो 2020 के अंदर में भी सेम तरह का क्वेश्चन आया हुआ था कि एक इस तरह से यहाँ से बैलून ऊपर की तरफ में जा रहा है और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल किया है, तो उसमें पूछा गया था कितनी टाइम तक वेट करना पड़ेगा। अगर मैं ये निकाल लूँ कि कितने टाइम के बाद में वो अपने आप पर रेस्ट पे पहुंच जाएगा, तो वाई वेलोसिटी में कितना मूव करके गया मैं उसका इजीली निकाल पाऊंगा। ठीक है, समझते हैं उसको। तो यहाँ पर ये मान लो इस पॉइंट के ऊपर में जब ये मूव कर रहा था, तो इस पॉइंट पर जाकर ये अपने मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट पर पहुंच गया, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली। अगर मैं ये निकाल लेता हूँ तो मेरे लिए कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा, यानी कि मैं इसका टाइम निकाल लूंगा कितने टाइम के अंदर में ये पहुंचा है। तो वी एक्स यानी कि फाइनल जो वेलोसिटी उसकी 0 हो गई है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v इक्वल टू यू प्लस में 80, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक्स एल्टीट्यूड के अंदर में जा रहा है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर में जा रहा है। तो ये मेरे पास में हो गया वी एक्स दैट इज इक्वल टू यू एक्स प्लस में 80। ठीक है, तो वी एक्स मेरे पास में फाइनल इसका 0 हो जाएगा। यू एक्स कितना दिया इसको, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है 7 दिया गया इसके अंदर में, और आगे जाएगा तो कितना हो गया इसका -80, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी को क्या करता जा रहा है, वो 0 करता जा रहा है। तो इसके अंदर में भी ये दिया गया आपका 9 दिया गया, यानी कि -9 दिया गया ये एक्सेलेरेशन जो था। और टाइम कितना निकाला, ये मुझे निकालना है इसका। तो यहाँ से आपका टाइम की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7/9 आ जाएगी आपके पास, यानी कि 7/9 सेकंड के अंदर में जो पार्टिकल है वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, एक्स के मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगा, एक्स के कोऑर्डिनेट के मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अच्छा, अब एक्स के मैक्सिमम कोऑर्डिनेट पर पहुंच गया, अब क्या करेगा ये, अब मैं इसका मुझे टाइम पता लग गया, तो मैं वाई डायरेक्शन के अंदर में इसके कोऑर्डिनेट निकाल दूं। तो वाई डायरेक्शन में निकालने के लिए जब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पढ़ते हो, तो ऊपर वाला वाई के निकालने के लिए मैं कौन सी इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ, मैं अपनी जो इक्वेशन ऑफ मोशन की जो हमारे पास में वो यूज कर सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर वो पूछा क्या गया भाई, एक बार थोड़ा सा मैं इसके ऊपर देखूं।
वेलोसिटी के बारे में पूछा है, ठीक है। वेलोसिटी का हम इजीली निकाल पाएंगे। तो वेलोसिटी में हमें फॉर्मूला यूज करना है वी वाई दैट इज इक्वल टू यू वाई प्लस में ए टी, वही फॉर्मूला रखेंगे। तो वी वाई मुझे निकालना है, तो वी वाई की वैल्यू मेरे पास में क्या रहेगी वो निकालनी है। यू वाई मुझे गिवन है क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे था, तो यहाँ पर मेरे पास में 0 हो गया। एक्सेलेरेशन आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर में गिवन था कि y के अंदर में एक्सेलेरेशन किस वैल्यू से कर रहा है, वो 3j से कर रहा है। तो अब डायरेक्टली इस 3 को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, 3 को यहाँ पर डायरेक्टली यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू में टाइम आप लोगों ने अभी निकाला 7/9, तो 7/9 आ गया मेरे पास में। अब समझ आया कि ये टाइम मेरे लिए निकालना क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि टाइम मैं नहीं निकाल पाता तो मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा था। तो 21/9, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा ये वैल्यू 2.3। अब देखो ये जो जा रहा है ये वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है या फिर हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, तो ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर में जा रहा है, तो आप इसके साथ में कौन से कंपोनेंट लगा सकते हैं, जे लगा सकते हैं। और आपको ये भी जानकारी है कि जब वो रेस्ट में आ गया होगा तो एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो चुकी है, तो 0 आई लिख दूं मैं, और वाई के अंदर में कितनी वेलोसिटी है उस टाइम पे 2.3 जे है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आई प्लस में 2.3 जे। तो इसके अंदर में देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है आप लोगों को, 2.3 जे को ढूंढो। दो ऑप्शन मेरे को मिले हैं, एक 2.3 आई मिला है, 2.3 जे मिला है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, 2.3 जे आपके पास में रहेगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 128, ये आपके नेट लेवल का क्वेश्चन है। ये आप अगर इसको एग्जाम में छोड़ना भी चाहते तो आराम से इसको छोड़ सकते थे। बाकी इसके ऑप्शन जो है जो इसके अंदर में मैंने सोल्व कर लिया है, आपका ये ऑप्शन जो इसके अंदर में दिया गया है बिल्कुल सही है, तो इसके अंदर में कोई भी ऑब्जेक्शन बनाने की आप लोगों को जरूरत है नहीं है। सोल्यूशन चाहिएगा तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 1 बज चुका है। मैं कोशिश करता हूं जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन थे वो मैं जल्दी जल्दी सोल्व कर दूं। क्वेश्चन नंबर 124 की बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, अभी आप लोगों को यार बहुत सारा डाउट आ रहा होगा कि मेरे को ये तो बता दो कि जो ऑप्शन आप लोगों ने बताया था वो सही है या गलत है। जो आपने बताया कि आप इसके अंदर में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो कैसे करें उसको लेकर। बिल्कुल यार समझो, उसी क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो यार आप। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और इसको इन्होंने इतना वो बना के दे दिया। कौन सा था भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 बताया था ना मैंने आप लोगों को। कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर 146 था, हाँ ये रहा। भाई मेरे को ये बताओ महानुभावो थोड़ा सा, कि इन्होंने पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते क्या है, पता है आप लोगों को? ये नहीं पता तो थोड़ा सा पढ़ लिया करो। चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो हमेशा आप लोग को गिवन होता है मास इनटू में लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है सभी ऑप्शंस के अंदर में, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। बस सिंपल सा था यार, मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नो डाउट इसका 12 आएगा मेरे पास में, लेकिन आप इसको सोल्व करोगे ना तो इसकी यूनिट्स आप लोग देखोगे तो इसके अंदर में गलत मेंशन है। आप इसके लिए क्वेरी कर सकते हैं, इसके अंदर में आप ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सही है मेरे पास में जो उन्होंने दिया है, और हमारा जो कैलकुलेशन आया मैंने इसको यहाँ पर इसीलिए सोल्व नहीं करवाया क्योंकि आप इसके अंदर में अपने ऑब्जेक्शन को डाल सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को डालिए, आपको नंबर मिलेगा इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन को लेकर दोबारा से। इसीलिए कहता हूँ यूनिट्स का बड़ा खेल होता है भाई, यूनिट अगर अच्छे से नहीं करोगे तो चकमा खा जाओगे इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर। चलो क्वेश्चन नंबर 124 है, द वॉल्यूम ऑफ ए कॉपर क्यूब ऑफ ए साइड लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये कोई कॉपर का क्यूब है जिसका मेरे पास में साइड है जो 20 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है। सेंटीमीटर है तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि एसआई यूनिट के अंदर में सारी कैलकुलेशन करनी है। 0.2 मीटर में इसको लिख दूँ। इंक्रीज बाई 2.7, यानी कि इसके जो चेंज आया है इसके अंदर में वो चेंज मेरे पास में गिवन है, चेंज इन वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10 की पावर कितना है भाई, ये -5 गिवन है। इसके हिंदी में मैं देख के इसको समझ लेता हूँ, 2.5 ही गिवन है ना, -2.5। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर प्रिंट जो है ना साफ नहीं आ रहा भाई। तो चलो ये मेरे पास में वैल्यू आ गई 2.7 इंटू 10 इज पावर -5 आ गई है। अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना था मेरे पास में, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ये इसकी साइड ए है, तो इसका वॉल्यूम कितना निकलेगा आपका। वॉल्यूम निकालने के लिए आप इसका क्यूब कर दो तो यहाँ से आपके पास में आएगा 0.008 आ गया। ठीक है, एक ही क्यूब कर देते हो तो इसका मेरे पास में क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। ये कह रहा है कि इसका वॉल्यूम जो है जब इसने क्यूब ऑफ साइड लेंथ 20 सेंटीमीटर इंक्रीज बाय दिस वन एज इट इज हीटेड, जब इसको हीट किया गया तो इसका इसके अंदर में चेंज आ गया। व्हाट चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द क्यूब कॉज्ड द वॉल्यूम टू इंक्रीज। ये कह रहा है कि जो कितना टेम्परेचर के अंदर में चेंज आया जिसकी वजह से ये इसके इतना एक्सपेंशन हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें फॉर्मूला पता है कि जो भी हमारे पास में चेंज आता है
यानी कि उसके लेंथ में, ब्रेड्थ में या एरिया के अंदर में चेंजेस आते हैं, तो एक्सपेंशन का हमें फॉर्मूला पता है इसका क्यूब का, कि दिस कैन बी गिवन एज वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 3 एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है ये v, और कितना वॉल्यूम था वो, और कितना मैंने टेम्परेचर को चेंज किया। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज आप लोगों को गिवन थी, बिल्कुल हलवा था, आराम से इसको आपको सोल्व करना था, बस वैल्यूज को पुट करनी थी और सारा कुछ आपके सामने था। 2.7 इंटू 10⁻⁵ 3 अल्फा की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन के अंदर में गिवन है, कितनी दी है भाई ये 1.7 इंटू 10⁻�6 गिवन था। v आप लोगों को गिवन है कितना 0.008 था, टेम्परेचर का चेंज निकालना था, तो डेल टी। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो डेल टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो मैं डायरेक्ट आप लोग के लिए लिख देता हूँ, 9000 डिवाइडेड बाई ये आएगी 17 इंटू में 8, और आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो दिस इज 66.17, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली आंसर टिक कर सकते थे 66 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा भैया आपका 66 डिग्री सेल्सियस आप लोग का सही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं आप लोगों के साथ में। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 126 का भी आपका राइट ऑप्शन है, इसके अंदर में भी आपको कोई ऑब्जेक्शन डालने की जरूरत नहीं है। मैं अभी उन क्वेश्चन की तरफ में आ जाता हूँ जो और थोड़े से बढ़िया इसके अंदर पूछे गए थे, इनके सॉल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। 125 टू 126 थोड़े से लेंथी सॉल्यूशंस हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इनको आप लोग की जो क्वेरीज थी उनको मैं यहाँ पर कवर अप करता चलूँ कि इनके सॉल्यूशंस क्या रहेंगे। वो ऑप्शन बिल्कुल सही है जो आपके नेट लेवल के इसके अंदर में बीएससी लेवल के क्वेश्चंस उठाए गए, वो बिल्कुल सही था उसके अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट आप लोगों को कंसिडर करनी है। इफ हीट इज एडिड टू ए सिस्टम इट टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज। भाई ये किसने कह दिया कि हीट आप लोग किसी को प्रोवाइड करो तो उसका टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज हो? भाई हो सकता है कि आपने हीट उसको दी तो उसके मॉलिक्यूल टूटना शुरू कर दें, तो वहां पे तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। जैसे आप लेटेंट हीट के केस की बात करते होंगे तो आपने क्या किया, आइस है, आइस 100 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, और वो किस में बदल रही है, वो पानी के अंदर में बदल रही है। अब जो इसका काम को ना रहा होगा, इसके अंदर लेटेंट हीट काम आ रही है, लेकिन क्या उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ? नहीं हुआ ना उसका टेम्परेचर इंक्रीज, तो ये पहली स्टेटमेंट तो मेरे पास में गलत हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है ये पॉजिटिव वर्क डन इज बाय ए सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज। बिल्कुल भाई, अगर आप उसके अंदर में एक एक्सटर्नल वर्क डाउन कर रहे हैं तो उसके अंदर में आपका वॉल्यूम चेंज होगा। मान लो आपने एक पिस्टन डाला और ये आपका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम था, आपने इस पिस्टन को मान लो वर्क डन ऊपर की तरफ में आप लेके जा रहे हो, यानी कि फोर्स और उसके ऊपर में कोई डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो कोई ना कोई वर्क डन हो रहा है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा मेरे पास में, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आपके स्टेटमेंट जो है, हम इससे आप लोगों को एग्री करते हैं कि आपका बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। तो बी स्टेटमेंट मेरे पास में सही है, ऐसा कोई ऑप्शन है इसके अंदर में, और ए गलत हो तो बी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग। तो आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 123, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है यार। इसके अंदर में क्या करें हम 123 के अंदर में कि जो आंसर हमारा आ जाए, तो इसके अंदर में आप लोग देखोगे CP माइनस CV। पहले तो आप लोग को ये समझना चाहिए कि CP माइनस CV है क्या। देखो ये होती है, CP होती है मेरे पास में जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं ना, जब हम हमारे पास में कांस्टेंट प्रेशर होता है तो तब क्या हीट है उसके पास में। और CV जो है ये मेरे पास में होती है जो हीट होती है, यानी कि ये इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट होता है इसके अंदर में। कब? जब मेरे पास में कांस्टेंट वॉल्यूम है। कब? कांस्टेंट वॉल्यूम है, और ये किसके ऊपर में डिपेंड करती है? बस दो चीजों को आपको ध्यान रखना है कि ये मेरे पास में कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर में होती है, और ये इंटरनल एनर्जी होती है विद कांस्टेंट वॉल्यूम। कब? जब मेरे पास में डिपेंड करेगी ये टेम्परेचर को मैं चेंज करूंगा, यानी कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है वैल्यू कौन सी, CV। बस इसी चीज की कहानी आप लोगों को इसके अंदर में ध्यान रखनी है। ये कह रहा है कि CP माइनस CV है जो 1.00 R है पहले फॉर ए गैस सैंपल इन स्टेट A एंड B, A एंड इज 1.08 R इन स्टेट ऑफ B, यानी कि दो स्टेट के अंदर में जा रहा है। पहले उसकी वैल्यू थी ये, फिर दूसरे के बाद में इनका जो माइनस आ रहा है वो वैल्यू होगी मेरे पास में 1.08। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन दोनों का गैप जो है वो मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर आपका जो वैल्यू है, पहले मेरे पास में जो थी CP माइनस CV, उसकी वैल्यू मेरे पास में 1.00 आ रही है, फिर थोड़ी देर के बाद में उसकी वैल्यू CP माइनस CV की 1.08 आ रही है। तो ये कब पॉसिबल? बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक थी इसके अंदर में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि आप अगर इसके प्रेशर को बढ़ा दो, भाई इसके प्रेशर को बढ़ा दो। पहली चीज तो ये कि इसका प्रेशर मेरे पास में है जो कांस्टेंट प्रेशर आप लोगों ने इसके अंदर में रखा था, तब ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू मेरी बढ़ जाए, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास में बढ़ जाए और ये मेरे पास में कम रहे, ये वैल्यू भी मेरे पास में कम रहे, तो भी मेरे पास में ये वैल्यू जो है 1.08 की तरफ में मूव कर सकती है। भाई ये कम हो जाए और ये CP जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो भी मेरे पास में इधर मूव कर सकती है। या फिर हम ये कहें कि भाई जो मेरे पास में प्रेशर है सेकंड केस के अंदर में, यानी कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए,
यहाँ पर प्रेशर जो है मेरे पास में वो कम होना चाहिए। ये मेरे पास में पी ए में लिख दूँ, तो यहाँ से आपकी पहली क्वेश्चन बनी कि पी बी इज ग्रेटर देन पी ए होना चाहिए। पहला तो आप ये सोच सकते हैं, क्या टेम्परेचर से भी मैं वेरी करवा सकता हूँ? बिल्कुल वेरी करवा सकते हैं, क्योंकि हमें ये एक चीज़ और पता है कि जो हमारे पास में CV होता है ये किसके ऊपर में डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो भाई आपको इसका टेम्परेचर कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए? भाई इसका टेम्परेचर आप कम कर दोगे तो CV की वैल्यू मेरे पास में डाउन होती आ जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हो कि TB वो मेरे पास में लेस होना चाहिए TA से, यानी कि TA का टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। अगर मुझे इन वैल्यूज़ को बढ़ाना है तो इसका वैल्यू ज़्यादा करो और इसकी वैल्यू को कम करो। वो कब पॉसिबल है? जब मैं प्रेशर को बढ़ा दूं और टेम्परेचर को कम कर दूं। तो ढूंढो ऐसा कोई ऑप्शन है इसके अंदर में? बिल्कुल है भाई, आप लोगों को पहला ही ऑप्शन इसके अंदर में मिल रहा है कि PB जो है वो ग्रेटर है PA से और टेम्परेचर A है मेरे पास में वो ग्रेटर है TB से। तो आपका पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस 123 क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर अभी देखते हैं हम कौन सा आ गया। क्वेश्चन नंबर 119 आ गया। ठीक है भाई, देखो भाई जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं ना अभी तक भी, तो मैं आप लोगों को वही बताना चाह रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। आराम से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। बस थोड़ी पॉजिटिविटी के साथ में चलो, क्योंकि आप लोग ना इस टाइम पे ऐसी स्टेज पर खड़े हुए हो कि आपको फ्यूचर देख के एक डर सा लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ के अंदर में। और मैं एक चीज़ और बताऊँ तो आप लोग बड़े उसके अंदर में देखोगे कि मैक्सिमम जो हमारी जो गर्ल्स अपने MSc वगैरह करती हैं, तो मैक्सिमम उनको अपनी शादी के बाद में या फिर जब अपना गृहस्थ जीवन आ जाता है तो उसके बाद में उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमें कोई ना कोई एक एग्जाम को क्रैक कर लेना चाहिए। हालांकि शुरुआत में भी वो बहुत अच्छे से अपने प्रिपेयर करती हैं, लेकिन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर में आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी स्टडी को लेकर उनको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा उनका जो घर गृहस्थी अच्छे से चलनी शुरू करती है, तो उस टाइम पे उनको भी एक लगता है कि हाँ, कि भाई अगर मैं जो मेरा हस्बैंड है उसके साथ में मैं भी अपना एक थोड़ा सा अगर मैं उनको सहयोग करूँ, थोड़ा सा मैं भी अपना एक इसके अंदर मैं अपनी तैयारी करूँ अच्छे से, मैं भी पढ़ाई करूँ, कोई एग्जाम क्रैक करूँ, कहीं पर जॉब कर लूँ, तो मेरे लिए भी थोड़ा बेनिफिट रहेगा। एक अपने सेल्फ रिस्पेक्ट भी वहाँ से बनी रहती है। तो आप लोग मैक्सिमम वहाँ पर जुड़ते हैं मेरे साथ में, मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं कि हमें ये एग्जाम क्रैक करना है। बिल्कुल भाई, आप लोग के एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि अभी तक आप लोग जो तैयारी कर रहे थे ना वो एक थ्योरेटिकल तरीके से करते थे। आपको न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करना है ना उसका आइडिया नहीं होता था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल की अप्रोच करना भी सिखाऊंगा, कैसे अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाता रहता हूँ। ठीक है जी। बाकी हमारा जो डे टू डे इसके अंदर में डेली हमारे जो बेसिस पर हम क्वेश्चंस भी अपलोड करते हैं, टेस्ट सीरीज भी आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। यार मेरे को ना 11 साल हो गए पढ़ाते हुए। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है कि जो बिल्कुल जीरो लेवल पे थे ना, उनको भी हमने बिल्कुल IIT तक क्रैक करवाया। तो आप लोगों का PGT एग्जाम है ये, तो बहुत आराम से इसको मैं करवा दूंगा। ठीक है, अब बात करता हूँ आगे 119 नंबर क्वेश्चंस को लेके। और आपने इसके अंदर में देखा भी होगा जिस तरह से हम सॉल्यूशन आप लोगों के लिए डेवलप करते हैं, तो कोई भी सॉल्यूशन जो है ना 3 से 4 लाइन का, 3 से 4 लाइन के फालतू का नहीं है। आराम से 3 से 4 लाइन के अंदर में आप इसको सोल्व कर पा रहे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन तो देखो एग्जामिनर को भी डालने पड़ते हैं डराने के लिए कि भाई हाँ हम भी हैं पेपर बनाने वाले। तो पेपर बनाने वाले हो तो भाई कम से कम बढ़िया लेवल के तो डाल दो। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं बढ़िया लेवल क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज पॉजिटिव एंड प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये ऑप्शन इसके अंदर में दे रखा है। तो ससेप्टिबिलिटी का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होती है, हमेशा क्या होती है इसके अंदर में, डायमैग्नेटिक मटेरियल की क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये शॉर्ट ट्रिक्स जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आप लोग को मैंने समझा रखे हैं जब मैं आप लोग को इसके बारे में बता रहा था। तो नेगेटिव जो कोर्स मटेरियल उसके अंदर में नेगेटिव होती है। और दूसरा क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। जब भी हम डायमैग्नेटिक की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। तो इस ऑप्शन के अंदर में देखो कि क्या कोई इस तरह का ऑप्शन आप लोग को मिल रहा है। तो देखते हैं भाई, नेगेटिव है यहाँ पर, प्रोपोर्शनल है नहीं है, प्रोपोर्शनल तो होता नहीं है, नेगेटिव है, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर इसका बनने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। इसके अंदर में आपको कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्पटन इफेक्ट की थोड़ी सी थ्योरी आप लोग समझ लो कि कोई भी मेरे पास में एक वेवलेंथ आती है इसके ऊपर में, कोई भी फोटोन इसके ऊपर में इंसिडेंट होता है, तो कुछ एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में दे देता है और उसकी वेवलेंथ चेंज होकर वो अपनी डायरेक्शन को जो चेंज करके एक पर्टिकुलर एंगल पर चला जाता है। तो ये जो मेरे पास में नई वेवलेंथ आती है इसको हम लैम्डा डैश बोलते हैं, और इसकी जो लैम्डा के अंदर में चेंज आता है इसको हम बोलते हैं लैम्डा प्लस में लैम्डा चेंज इन वेवलेंथ। तो ये इस चीज़ का मुझे यूज़ करना है इसके अंदर में। बस इतना से कॉम्पटन इफेक्ट आप लोग को ध्यान रखना है। फ्रॉम ए कार्बन टारगेट एंड द स्कैटर्ड रेज आर डिटेक्टेड एट 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से जो डिटेक्ट हुई है वो 90 डिग्री के ऊपर में डिटेक्ट हुई है इंसिडेंट बीम।
व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल एक्सरे फोटोन एनर्जी ट्रांसफर टू एन इलेक्ट्रॉन इन सच स्कैटरिंग। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास में कितनी एनर्जी वहां पर चली गई होगी, कितनी ट्रांसफर हो गई है। तो बिल्कुल हम इसके जो लैम्डा डैश माइनस में लैम्डा यानी कि जो उसकी चेंज इन वेवलेंथ निकाल लेते हैं, कितने वेवलेंथ के अंदर में चेंज आया। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को ध्यान होगा, एम नोट सी होता है, और कितना एंगल पे ये मेरे पास में डिटेक्ट हुआ है वो लेते हैं, कोस फाई यहाँ पर आ गया। ठीक है भाई, तो ये मैं इसको फाई मेरे पास में कितना गिवन है, ये मेरे पास में 90 गिवन है। तो यहाँ से मेरे पास में क्या बनी इसकी इक्वेशन, तो यहाँ से आपका इक्वेशन बन गया कि जो चेंज आया है लैम्डा के अंदर में दैट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एम नोट सी। और इसकी वैल्यू आप लोगों को, अगर आपने मेरे साथ में मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ा था, तो इसकी वैल्यू मैंने डायरेक्टली आप लोगों को लिखवा रखी है, दैट इज इक्वल टू 0.242 एंगस्ट्रॉन। तो ये आप लोगों की डायरेक्ट वैल्यू वहाँ से आप इसको पुट डाउन कर सकते थे। लेकिन हमें तो पूछ क्या रहा है, वो एनर्जी के बारे में पूछ रहा है ना, कितनी एनर्जी उसकी चेंज हो गई, फोटोन की एनर्जी जो है वो चेंज हो चुकी है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको भी सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आएगी, एनर्जी को लेकर हम देखें तो मेरे पास में लैम्डा आपके पास में आ चुका है। तो लैम्डा डैश यानी कि नई वेवलेंथ जो मेरे पास में बनेगी, तो इनिशियल वेवलेंथ इसने कितनी दे रखी थी मेरे को, इनिशियल वेवलेंथ 20 पिकोमीटर दे रखी। तो 20 पिकोमीटर को मैं इसके अंदर में कन्वर्ट कर लेता हूँ एंगस्ट्रॉन के अंदर में। तो 20 पिकोमीटर को जब एंगस्ट्रॉन के अंदर में कन्वर्ट करते हैं तो 20 यानी कि मेरे पास में 10 की पावर -12 होता है। तो जब इसको लेके आओगे आप 10 के अंदर में, तो ये बन गया मेरे पास में 0.20 पिकोमीटर बन गया। सॉरी, एंगस्ट्रॉन के अंदर में बनेगा मेरे पास में 0.20। तो लैम्डा डैश को मैं क्या ले सकता हूँ, लैम्डा प्लस में डेल लैम्डा, कितना चेंज आया, तो मेरे पास में कितनी थी 0.20 थी। और चेंज कितना है भाई, इसका चेंज आया था अभी आप लोगों ने निकाला 0.242 एंगस्ट्रॉन का आया था। तो टोटल उसकी वेवलेंथ कितनी आ गई है, वेवलेंथ आप लोग देख पा रहे होंगे इसकी, ये आएगी आपके पास में 0.2242 एंगस्ट्रॉन। ये आपके पास में इसकी नई वेवलेंथ आ जाएगी, जो यानी कि टकराने के बाद में जो इसकी वेवलेंथ के अंदर में चेंज आया है, तो उसी के अंदर में तो उसकी एनर्जी चेंज होगी ना। तो और एनर्जी का आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में पता भी है कि वेवलेंथ से हम कैसे उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो इसका फॉर्मूला, तो एनर्जी जो मेरे पास में नया यानी कि ये जो आया था यहाँ पर लैम्डा का, ये इधर जा रहा है लैम्डा डैश का, तो इसकी एनर्जी मुझे निकालनी है। तो इसकी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा डैश, ये तो होता है मेरे पास फॉर्मूला, जिसको आप लोग जानते हैं एच एफ डैश से। एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी बाई लैम्डा, सी मेरे पास में वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, और लैम्डा जो उसके अंदर में चेंज आ गया वो यहाँ पर होता है। तो लैम्डा की वैल्यू आप इसके अंदर में पुट करेंगे। मेरे पास में पहली एनर्जी क्या आ गई है, ये दूसरी एनर्जी में मान लो इसकी जो अभी मेरे पास में आई, इसको मैं ई डैश मान लेता हूँ। और जो पहली थी मेरे पास में एनर्जी दैट इज इक्वल टू ई एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि इसके अंदर में दोनों का रेशो पूछ रखा है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी के बारे में पूछ रहे हैं कि कितना चेंज आया। तो मैं क्या इन दोनों का रेशो ले लूँ, बिल्कुल मैं इनके रेशो को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, यानी कि ई डैश डिवाइडेड बाई ई। तो यहाँ से आपके पास में आएगा, ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ बचे आपके पास में लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा डैश। और इसकी जो वैल्यूज पुट डाउन करेंगे, तो लैम्डा मेरे पास में कितना था 0.20 एंगस्ट्रॉन था, और लैम्डा डैश जो नया चेंज इसके अंदर में आया वो कितना आया था 0.2242 का मेरे पास में आया था। तो ई डैश यानी कि नई जो एनर्जी आई आपके पास में फोटोन की, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, लेकिन घबराना नहीं है, सारा है फॉर्मूला बेस्ड, बस कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा बड़ा था जिससे आप डर रहे थे। तो ये मेरे पास में आएगा 0.892, आप इसको सोल्व करेंगे तो 0.892 आएगा, और ये किसका, जो मेरे पास में ई एनर्जी था उसका आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालनी परसेंटेज निकालनी है, आपको ये भी ऑप्शन मिलेंगे, और इस तरह के आपको परसेंटेज निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, कितने चेंज आया, यानी कि ई मेरे पास में ओरिजिनल एनर्जी थी, कितना चेंज आया, यानी कि नई मेरे पास में जो एनर्जी आई है वो डिवाइडेड बाय किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, जो पहले मेरे पास में था, तो उसको नीचे लिख लेंगे हम। तो परसेंटेज मेरे पास में कितना चेंज आ जाएगा, यहाँ पर करोगे 1 मेरे पास में ओरिजिनल थी, इसकी मैं 1 मान लेता हूँ, या फिर ई को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, इसको ई डैश की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूँ मैं, तो ये मेरे पास में आ गया 1 माइनस में 0.892, और यहाँ पर ई बाहर आ गया, और नीचे भी मेरे पास में क्या है, ई है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और परसेंटेज के अंदर में बात कर रहा है, तो परसेंटेज करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने इसको अगर सोल्व भी किया होगा तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा, वो भी ऑप्शन आपका इसके अंदर में मिलेगा। तो जब आप इसके अंदर में देखोगे तो आपका जो ऑप्शन आएगा, इसको सोल्व करने के बाद में फर्दर आप इसको सोल्व कर लो, तो आपके पास में आएगा 10.7%। ठीक है, अब देखो मैं दोनों ऑप्शंस को दिखाता हूँ, 10.7% भी मिलेगा, और अगर आप लोगों ने जो इसके अंदर में किया था, ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है। परसेंटेज अगर नहीं लगाओगे, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो आपका ये ऑप्शन था, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 10.7 आ जाएगा। तो परसेंटेज लगाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में साफ साफ लिखा था परसेंटेज आपको निकालनी है, तो 10.7% आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 121 है। तो ठीक है भाई, देखो पिछला क्वेश्चन में अगर फिर भी आप लोग को डाउट हो तो मैं दोबारा से इसका एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। देखो मैंने किया क्या है कि जो मेरे पास में फोटोन आया है, जो यहाँ पर फोटोन था, इसके ऊपर में इंसिडेंट हुआ है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो गई है।
वेवलेंथ चेंज हो गई है तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि नई वेवलेंथ में क्या चेंज आया है। तो चेंज मुझे पता लग गया, यहाँ से डेल थीटा की डेल लैम्बडा की मेरे पास में वैल्यू पता लगी। तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि जो नई वेवलेंथ बन के गई होगी वो कितनी बनी होगी। तो मुझे उसका भी फॉर्मूला पता है कि मैं इन दोनों का सम अप कर दूं, जो ओरिजिनल आई थी और जितना उसके अंदर में चेंज आया है, शिफ्ट आया है, कॉम्पिटेंट शिफ्ट आया है, तो वो मैं उनका ऐड कर देता हूँ। यहाँ से मेरे पास में वो पता लग गया। तो ये जो नया फोटोन यहाँ से रिलीज हुआ था तो इसकी एनर्जी मैं निकाल सकता हूँ। तो एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास में एच सी बाई लैम्बडा होता है। तो मैंने वही यहाँ पर फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रखी, क्योंकि मुझे यहाँ पर परसेंटेज के अंदर में यानी कि रेशोज के अंदर में ज़्यादा बेटर होता है इसको सोल्व करना। तो मैंने इनका क्या किया, रेशो ले लिया यहाँ पर E1 और ई डैश और ई का। तो यहाँ से मेरे पास में कैलकुलेशन आई, तो मैंने ई डैश को लिख दिया ई की फॉर्म में, ये आ गया। अच्छा, अब आगे क्या करना था, मेरे को परसेंटेज निकालनी थी। तो किसके रिस्पेक्ट में, यानी कि कितना चेंज आया उनकी एनर्जी में, और किसके रिस्पेक्ट में, जो ओरिजिनल था उसके रिस्पेक्ट में। यहाँ पे वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया, क्योंकि परसेंटेज के बारे में पूछ रहा था। तो मैंने इससे क्या मल्टीप्लाई किया, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका आंसर आया 10.7% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, सॉरी 121 यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 121 के अंदर में क्या पूछ रहा है भैया आप लोगों से, ये पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है जो कि एक रेडियस आर के अंदर में मूव कर रहा है। देखो जो छूट गए हैं ना क्वेश्चन, उनका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि वो लेंथी है। मेरा लेक्चर ना बहुत बड़ा हो जाएगा फिर उसके अंदर में, और मेरे को भाई रात का 1:30 बजने को आया अभी। चलो अभी देखता हूँ मैं इसके अंदर में क्वेश्चन नंबर 121। तो इसके अंदर में आपसे कह रहा है कि पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ के अंदर में पार्टिकल मूव कर रहा है ऑफ रेडियस आर। ये मेरे पास में रेडियस आर है, सच दैट इट्स वेलोसिटी v वेरीज विद डिस्टेंस s एज v अल्फा, जो मेरे पास में एंगुलर जो एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव कांस्टेंट इसने दिया है, सॉरी पॉजिटिव कांस्टेंट के साथ में मूव कर रहा है, जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा होगा उससे। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रांसवर्सिंग ए डिस्टेंस s, ये कह रहा है कि एक डिस्टेंस s ट्रांसवर्स करने के बाद में आप लोगों को क्या बताना है, इसका एक्सेलेशन बताना है। तो भाई ये जब मूव कर रहा होगा तो इसके ऊपर में दो एक्सेलेशन लग रहे होंगे, एक सेंट्रीपिटल और एक मेरे पास में इसका टेंजेंशियल एक्सेलेशन इसके ऊपर में लग रहा होगा। तो मैं पहले इसका निकाल लूँ, 80 टेंजेंशियल एक्सेलेशन निकाल दो, तो दोनों का नेट जो आएगा वही तो इसका एक्सेलेशन होगा, जो इसको लेके जा रहा होगा आगे तरफ में मूव करवा के, जो कि परपेंडिकुलर होता है इनके। तो 80 मेरे पास में क्या होगा, अगर v की वैल्यू मेरे पास में गिवन है अल्फा और ये मेरे पास में ये गिवन है, तो एक्सेलेरेशन निकालने का फॉर्मूला हमें क्या बताया कि जब हम इसकी डिस्टेंस के फॉर्मेशन में करते हैं तो मैं ये लिख सकता हूँ इसको v dv बाई डी एस। ये फॉर्मूला है भाई इसका ना, जब डिस्प्लेसमेंट होते हैं। मैंने बताया था ना कि जब हमारे पास में dx बाई dt, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो dv बाई dt को हम लिख सकते हैं, और जब हम डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो v dv बाई dx को लिख देते हैं। तो मेरे पास में क्या देता है, वो एक्सेलेरेशन ही देता है। ये बार बार आप लोगों का यूज होगा, तो अच्छे से इस पॉइंट को भी नोट करते चलना भाई, ठीक है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो a की वैल्यू मेरे पास में, v की वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास में गिवन है अल्फा रूट s गिवन है, ठीक है। तो मैं पहले इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ, यानी कि at निकाल लेता हूँ, और फिर मैं उसका सेंट्रीपिटल यानी कि ac निकाल लूंगा, और दोनों का मैं क्या करूंगा, उसकी नेट रिजल्टेंट निकाल लूंगा, और बाकी की जो भी कैलकुलेशन होगी मैं इसके अंदर में कर लूंगा। नेट मेरे पास में एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा है। तो at मेरे पास में क्या आ जाएगा ये, तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे, v dv बाई ds, इसके रिस्पेक्ट में मैं इसको क्या करूँ, मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो यहाँ से वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको अल्फा डॉट एस अल्फा 1/2 s माइनस 1/2, भाई इसका डिफरेंशिएशन वो आप सोल्व करके देख लेना, यही आएगा। तो 80 की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी आपके पास में, अल्फा स्क्वायर बाई 2 मेरे पास में वैल्यू बनेगी, ये अल्फा स्क्वायर बाई 2 बन गया। अच्छा, अब जो मेरे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स आई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आप लोगों को पता ही है क्या होती है, v स्क्वायर बाई आर होती है। दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं ना, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। तो ये इक्वेशन 1 आ गया मेरे पास में। दूसरे के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्सेलरेशन मेरे पास में टेंजेंशियल, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। तो v की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी आपके पास में, अल्फा जो था मेरे पास में अल्फा रूट एस था, तो अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई एस हो गया, और नीचे मेरे पास में आर हो गया है। तो यहाँ से आपके पास में ए नेट कितना आ जाएगा, ए नेट को मैं जोड़ दूं, ए सी जो मेरे पास में सेंट्रीपिटल का लगा, प्लस में ए टी जो टेंजेंशियल का लगा, इसका स्क्वायर, और नेट के लिए मैं इसको क्या कर दूंगा, ए स्क्वायर होता है तो वहाँ जाएगा, दूसरी तरफ में जाएगा, तो इसके ऊपर में क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, तो मैं इसका अंडर रूट लगा दिया। अच्छा, अब देखो इसके अंदर में ए नेट यहाँ पर क्या बनेगा आप लोगों के लिए, तो ए नेट की वैल्यू, ए सी की वैल्यू लिख दूं मैं, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस में अल्फा स्क्वायर एस डिवाइड बाई आर, और इस पूरे का मैं क्या लगा दूं, होल स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा दूं, इसके रूट लगा देता हूं। तो यहां से आप इसको अंदर से क्या निकाल सकते हैं, अल्फा स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। यहां से मेरे पास में जो है अल्फा स्क्वायर को मैं बाहर निकाल लूं,
यहाँ से अल्फा स्क्वायर बाहर, यहाँ से अल्फा स्क्वायर बाहर, तो अल्फा स्क्वायर बाहर आएगा तो मेरे पास में क्योंकि 4 टाइम्स है तो बाहर आएगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ये, और अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, ये जब अंदर स्क्वायर खुलेगा तो 1/4 बचेगा। यहाँ पर क्या होगा, ये बचेगा एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ढूंढो ये ऑप्शन में है या नहीं, ये मेरे पास में क्या गया, ए नेट है। कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर में, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और अच्छे से समझने की देरी थी बस। तो आप लोगों को दिख रहा होगा अल्फा स्क्वायर 1/4 प्लस में एस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये बन रहा है भाई मेरा तो, और यही आपका ऑफिशियल आंसर के अंदर में भी है। तो आपका राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर। कितना है भाई क्वेश्चन नंबर, ये 121 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 91 ये हो गया, 116 117। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 117 इसके बारे में देख रहा हूं मैं। तो ए चार्ज पार्टिकल मूव इन ए हेलिकल पाथ, ये कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है जो कि किसके अंदर मूव कर रहा है, कि हेलिकल पाथ के अंदर में मूव कर रहा है। ठीक है भाई, अंडर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर में लगा हुआ है। इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज सच दैट द कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इज ट्वाइस द कंपोनेंट इन द प्लेन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई मेरे पास में जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया इसके ऊपर में लगा हुआ है, तो कह रहा है कि ये इसके ऊपर में एक वेलोसिटी है जो कि मूव कर रहा होगा ये। तो इधर अगर मैं बी मान लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास में इसका कंपोनेंट मैं ले लेता हूँ वी साइन थीटा, ये थीटा एंगल इसके साथ में बना रहा है अगर ये मूव कर रहा है तो हेलिकल पाथ के अंदर में, तो नीचे कंपोनेंट आ गया वी कोस थीटा आ गया। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन के अंदर में गिवन है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के बीच में एक रिलेशन आप लोगों को गिवन है कि वी कोस थीटा, यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वी कोस थीटा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी साइन थीटा। कहां पर गिवन है ये, समझो इसको, यहां पर गिवन है ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इट्स इनिशियल वेलोसिटी सच दैट द कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड कौन है, वी कोस थीटा, इज ट्वाइस द कंपोनेंट ऑफ द प्लेन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये आपका प्लेन के नॉर्मल जो वी साइन थीटा कंपोनेंट रहने वाला है नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। द रेशियो पी बाई आर का पूछ रहा है, यानी कि जो इसका रेडियस बन रहा होगा ये आर, और पी यानी कि ये पिच की बात करता है। पिच का मतलब होता है कि दो इसके हेलिकल पाथ के बीच में जो दूरी है ना पी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ये मेरे पास में बना, ये पी कितनी दूरी है, ये भी पी है, ये पिच होती है इसकी, ये भी पी है मेरे पास में। P टू द रेडियस ऑफ R ऑफ द हेलिकल पाथ, इसके बारे में आप लोगों से पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसके अंदर में निकाल पाएंगे हम। एक छोटा सा इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी हम टाइम पीरियड इसके अंदर में बात करते हैं, जब भी हमारे पास में सर्कुलर मोशन होते हैं तो उसके अंदर में टाइम पीरियड की वैल्यू होती है, उसको हम देते हैं 2πm डिवाइडेड बाई QB। ठीक है, और m/QB जो होता है ना, ये शॉर्ट ट्रिक में शॉर्टकट बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप अगर पूरे कोर्स में मेरे साथ में थे तो आप लोगों को पता होगा कि m/QB को हम क्या लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 2πr डिवाइडेड बाई v, और v मेरे पास में कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पर आएगा v साइन थीटा। तो यहाँ पर मेरे पास में ये पहली इक्वेशन हो गई, यानी कि टाइम पीरियड कितना लग रहा है उसको मूव करने के लिए, 2πr v साइन थीटा मेरे पास में इसका जो टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, दूसरा मैं बात करता हूं इसको रेडियस को, यहां से मैं रेडियस की वैल्यू में निकाल सकता हूं कि कितना रेडियस, क्योंकि हमें जो निकालने के लिए बोला है p/r की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो r की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, tv साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2π। यहां से मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी बात करता हूं मैं इसके पिच को लेकर, तो पिच में क्या मतलब था, पिच का मतलब है कि वो कितना अपना मूव कर रहा है, यानी कि जैसे वो यहाँ से ऐसे मूव करके गया है तो ये डिस्टेंस इसने कवर करी है, ये मान लो मेरे पास में p है, और कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है। तो पिच को निकालने के लिए मुझे ये बताएं कि कितना टाइम लगा, टी लिखा, और हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट कौन सा रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, वहां पर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वी कोस थीटा। तो आप पिच निकाल सकते हैं, यानी कि कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, पिच दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड इनटू में वी कोस थीटा, यानी कि कितनी उसकी वेलोसिटी है। तो ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर लो भाई, क्योंकि मुझे तो p/r का रेशो चाहिए, तो p/r का चाहिए तो सेकंड को फर्स्ट से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से फर्स्ट को सेकंड से मैं डिवाइड कर दूँ मैं, तो मेरे पास में क्या बचेगा, ये यहाँ से आपके पास में आएगा दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, p/r दैट इज इक्वल टू tv cos थीटा डिवाइडेड बाई tv tan थीटा, सॉरी tv tan थीटा नहीं आएगा भाई, ये tv sin थीटा। अभी जो ऊपर हमने देखा उसके अंदर की कहानी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, tv sin थीटा ये मेरे पास में आ गया। देखो फिर दिखा देता हूँ मैं,
यहाँ से मेरे पास में टी वी साइन थीटा आया, मैंने टी वी साइन थीटा लिखा। 2 पाई इसका है, क्योंकि आर की वैल्यू लिख रहा हूँ तो 2 पाई कहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 पाई ऊपर आ गया। ठीक है भाई, नीचे मेरे पास में क्या है, P दैट इज इक्वल टू टी इंटू में वी कोस थीटा, टी वी कोस थीटा आ गया मेरे पास में। अच्छा, अब इसको सोल्व आउट करो, तो यहाँ से सोल्व करोगे आप लोग तो ये मेरे पास में टी वी से टी वी कैंसिल हो गया, कोस थीटा और साइन थीटा ये मेरे पास में आ गया 2 पाई डिवाइड बाई टेन थीटा की वैल्यू आ गई है। और यहाँ पर मेरे पास में क्या आ गया, जब इसको आप सोल्व करोगे तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन आप लोगों को यहाँ पर बोल रहा है कि कैसे मूव कर रहा है ये इसके अंदर में। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट डाउन कर सकते हैं कि जो मेरे पास में वी कोस थीटा थी, वी कोस थीटा है ऊपर, यहाँ पर वी कोस थीटा था, इसको मैं साइन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पर इसको कट नहीं करते हम, इसको थोड़ा सा ना चेंज करता हूँ मैं। जो वी कोस थीटा था इसको मैं लिख सकता हूँ टी वी ट्वाइस ऑफ साइन थीटा, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। और नीचे आ गया मेरे पास में टी वी साइन थीटा, और यहाँ पर था मेरे पास में 2 पाई, तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, टीवी से टीवी कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा मेरे पास में 4 पाई। तो 4 पाई आपका ये राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है। तो ये वो क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर सोल्व करवाए। बाकी जितने भी मैंने इसके अंदर में ऑप्शन देखे हैं आप लोगों के, जो भी क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल सही है भाई, किसी के अंदर में कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चंस के अंदर में मेरे को इसके अंदर में डाउट मिला है, आप उनके अंदर में अपनी ऑब्जेक्शन को जो है कर सकते हैं। अगर आपको उनका सॉल्यूशन भी चाहिए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी जितने भी आप लोग हैं भाई जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा और जुड़े रहिए। आपको आगे भी इसी तरह से पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ में आपके एग्जाम्स के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, और जो भी बेटर हो पाएगा आप लोगों के लिए वो यहाँ पर करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग जो भी जुड़ना चाहते हैं अपने केवीएस की प्रिपरेशन के लिए, या फिर किसी भी टेट एग्जाम के लिए, डीएसएसबी के एग्जाम्स के लिए, फिजिक्स के लिए, या फिर मैथ्स के लिए, पीजीटी फिजिक्स के साथ साथ में हमने पीजीटी मैथ्स की भी क्लासेज होती हैं, जो कि जो फैकल्टी रहेगी वो भी बहुत ही रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट्स के अंदर में पढ़ा रहे हैं, वो आपकी पूरी क्लासेज लेंगे। तो जो भी भाई बंधु जुड़ना चाहते हैं आप उनको बोलिए, आराम से यहाँ पर आकर जुड़ सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस हमने रखी है। तो बाकी जो भी चीज़ें आप लोगों को चाहिए भाई, आप लोग टेलीग्राम के अंदर में नीचे लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, उस लिंक पे जाके आप ज्वाइन कर ले। बाकी आप लोगों को किस तरह के सेशंस लगे हैं, जो 2 सेशन मैंने लिए आप लोगों के 2021 के पेपर को लेकर, और क्या मैंने उनके अंदर में आप लोगों को कंसेप्ट्स भी देने की कोशिश करी है। तो अगर आपको पसंद आए तो भाई ज़रूर मेरे को अपना कमेंट बॉक्स के अंदर में ज़रूर बता दें। मैं नॉर्मली किसी को बोलता नहीं हूँ कि भाई मेरे को कमेंट करो या कुछ और करो, फिर भी अगर आप लोग की इच्छा होती है, क्योंकि किसी के ऊपर मैं फोर्स नहीं कर सकता हूँ भाई, आपको अच्छा आएगा समझ आएगा तभी तो आप लोग करोगे ना। मैं सिर्फ एक चीज़ बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, आखिर में आके आपने अभी तक मेरे जितने भी वीडियो देखे होंगे, किसी के अंदर में भी मैं अपना ये नहीं कहता कि इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। यार आपको अच्छा लगेगा तो आप ऑलरेडी यहाँ पर जुड़ जाओगे। हाँ, लाइक का थोड़ा सा इसलिए होता है क्योंकि यूट्यूब जो होता है ना वो अपनी एक एल्गोरिथम चलाता है। एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि अगर किसी वीडियो को बहुत अच्छा सा देखा गया होगा तो तभी तो कोई लाइक करता है, तो वो क्या करता है उस वीडियो को ना ऊपर लाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए जो होता है वो लाइक का एक बटन होता है, तो वो आप लोगों के लिए आपकी मर्जी है। मैं इसको बार बार आप लोगों को ना मेरे फ्यूचर के वीडियोस के अंदर में कभी आप लोग इस चीज़ को रिपीट पाओगे कि मैं बार बार ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ, कभी नहीं बोलता मैं अपने वीडियोज़ के अंदर में। मैं लगभग 400 से 500 वीडियोज़ अपने बना चुका हूँ चैनल के ऊपर में। नो डाउट आप लोगों को बहुत कम दिख रहे होंगे, क्योंकि वो जो हमारे पास में अनलिस्टेड है, वो जो हम कोर्सेज के अंदर वो प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो 300-400 वीडियो हो गए, आज तक मैंने किसी को नहीं बोला है, ना ही मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। सिर्फ आपकी मर्जी है, जो करना है वो करो। बाकी आप लोग जुड़े, और मैंने आप लोग के लिए जो वीडियो बनाए हैं इसके अंदर में क्या आप लोगों का रिस्पॉन्स है, आप लोगों के आगे की जो प्रिपरेशन होगी वो क्या चीज़ें कैसे चलाएंगे, तो मैं जल्द उसके लिए वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।